हेलो बच्चों, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट नंबर का लेक्चर। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे जरा देखो यार, लास्ट क्लास में जो बातें डिस्कस हो चुकी है उसी के आगे की बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा तैयार हो जाइए क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या बातें हैं जरा देखिए। आज जो डिस्कशन होगा सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की। अब जरा देखो यार दोस्तों, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, कैसे काम करता है, या डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है, कैसे काम करती है, ये बात समझो। सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रहना चाहिए या ध्यान रहना चाहिए वो क्या है, उस बात को जरा समझो। पहला पॉइंट मेरे दोस्तों ये है, इन्होंने बताया कि जो भी हमारे पास स्मॉल पार्टिकल होते हैं उनके पास ड्वेल कैरेक्टर होता है। क्या होता है? ड्वेल कैरेक्टर होता है, ड्वेल नेचर होता है। कौन कौन सा ड्वेल नेचर होता है? एक होता है मेरे दोस्त वेव नेचर, और एक होता है मेरे दोस्त पार्टिकल नेचर। ये देखो, ये बात इन्होंने बताई, ठीक है, कि इन सबके पास क्या है, ड्वेल कैरेक्टर है। और जब इनके पास यार ड्वेल कैरेक्टर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सबके पास ड्वेल कैरेक्टर है। तो ड्वेल कैरेक्टर है, इसका मतलब इनके पास वेव कैरेक्टर भी है और इनके पास पार्टिकल कैरेक्टर भी है। एक टाइम में कोई एक कैरेक्टर वो शो करते हैं, एक टाइम में कोई एक कैरेक्टर वो शो करते हैं, एक साथ दोनों कैरेक्टर नहीं आएंगे। तो ऐसे सपोज करो, आप ये तो जानते ही हैं कि सर्वेश सर क्या है, टीचर है, वो भी केमिस्ट्री के, और केमिस्ट्री सारी केमिस्ट्री आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। मगर ये मेरा एक क्या है, एक नेचर है। दूसरा नेचर हो सकता है यार मैं बहुत अच्छा चोर भी तो हूं, है कि नहीं? नहीं हो सकता। किसी बच्चे ने कहा सर चोर नेचर में कहां आएगा सर, कुछ अच्छा बताओ। कोई बात नहीं यार, इसी को ले लेते हैं। हो सकता है कि यार मैं एक बहुत अच्छा सा चोर भी तो हूं। सोचो, यदि आप मुझे क्या करो, एक घर दो जिसमें कोई ताला ना लगा हो और करोड़ों रुपए रखे हो, सब कुछ रखा हो, आप कह दो जरा जरा वहां चले जाना, और मैं जाऊं तो मैं क्या करूंगा? मेरा कौन सा नेचर डोमिनेट करेगा? पढ़ाने का, कि नहीं मैं लाइट जलाऊंगा, वहां बोर्ड लगाऊंगा और एक पेन लूंगा और पढ़ाऊंगा? कि मेरा दूसरा नेचर डोमिनेट करेगा, चोरी करने का। तो मेरे अंदर से तुरंत चोर जगेगा, और चोर जगेगा उसको लेके चला जाएगा। मगर मैं उस रूम में घुसता हूं और उस रूम में क्या है, बोर्ड लगा हुआ है, मार्कर हमारे हाथ में है, कैमरा सामने है, बच्चे बैठे हुए हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो फिर मेरा कौन सा नेचर डोमिनेट करेगा? पढ़ाने का, टीचर नेचर डोमिनेट करेगा। उसी तरह से यहां पर भी सिचुएशन बेस्ड होता है। यदि पार्टिकल को सिचुएशन वेव की समझ में आती है तो वो अपना वेव नेचर शो करता है, और पार्टिकल की समझ में आती है तो वो अपना पार्टिकल नेचर शो करता है। तो इन्होंने बताया कि यार इनके पास ड्वेल कैरेक्टर होता है, वो दो तरह का नेचर शो कर सकते हैं। तो बात है, ठीक है भाई, दो तरह का नेचर शो कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। तो उनकी वेवलेंथ किसने निकाली? डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली ने बताया कि लैम्डा इक्वल टू जो होता है वो एच अपॉन एम वी होता है। वेयर कौन कौन क्या है मेरे दोस्तों? तो जरा देखो, लैम्डा क्या है? लैम्डा हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, ठीक है, वो जो आपने ऊपर लिख रखा है। और बाकी एम क्या है? एम प्यारे बच्चों मास है, मास ऑफ पार्टिकल, जो भी आप पार्टिकल लोगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एक्सेट्रा। वी क्या है? वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। इतनी मैंने बात आपको बताई। अब इसी कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। ये यार क्या है, मोमेंटम। तो बेटा मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं? पी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब एक फार्मूला हमारे पास ये भी आ सकता है। किसी बच्चे ने कहा सर आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो। मैंने कहा कैसा? उसने कहा यार एम बी है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। दोनों तरफ एम का मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने कहा कर लेंगे यार। बच्चों ने डिमांड की कि मल्टीप्लाई करो सर, कर दिया। अब बच्चों ने कहा सर इसको अंडर रूट के अंदर डाल दो, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम इक्वल टू आ गया एम वी। तो ये वैल्यू मैंने उठा के यहां डाल दी, तो एक और फार्मूला डेवलप हो गया, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास ऑफ पार्टिकल। ये देखो, ये एक और फार्मूला डेवलप हो गया, ठीक है, कि 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास ऑफ पार्टिकल। एक फार्मूला हमारा मेरे दोस्तों ये आ गया। तो हमारे पास जो चीजें आई वो कलेक्टिवली ये चल आई। तो हमें इन तीन फार्मूले पे बहुत अच्छे से फोकस रखना है। इसमें से बेसिकली दो फार्मूले हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये।
तो इन दो फार्मूले को आप जरूर ध्यान रखें, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो दो फार्मूले पर फोकस ज्यादा रखें, ठीक है। ये दोनों फार्मूला हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखो यार बच्चों, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आया, एच अपॉन एम वी, एच इक्वल टू एम अपॉन पी आ गया, एच अपॉन क्या आ गया, अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम। अब बात आती है, और एक तो आपको डी ब्रोगली इक्वेशन में ये बात ध्यान रखनी है, और दूसरी मेरे प्यारे बच्चों ये याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये नोट डाल के दिखाता हूं, ठीक है, जैसे आपको याद रहे। क्यों? क्योंकि यदि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया तो आप सभी लोग गलत जरूर करोगे, ठीक है, यदि आपने अच्छे से ध्यान नहीं रखा तो चलिए इस बात को भी एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो, जब इन्होंने कहा कि यार इलेक्ट्रॉन के पास ड्वेल कैरेक्टर है, ड्वेल कैरेक्टर है, तो उन्होंने कहा फिर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कैसे कर रहा होगा। तो गौर समझिए, इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्विंग कर रहा होगा। ये एक nth ऑर्बिट है, ये कौन सा है, nth ऑर्बिट है, ये हमारा क्या है, nth ऑर्बिट है। अब यदि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के फॉर्म में रिवॉल्विंग करेगा तो इस तरह से करेगा, सर्कुलर मोशन है ना, इस तरह से। तो यदि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है, पार्टिकल फॉर्म में, तो यदि वो पार्टिकल की तरह है तो कितनी डिस्टेंस चलेगा, 2 पाई आर। पार्टिकल इस तरह से चलता है तो कितना होगा, 2 पाई आर, ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, 2 पाई आर होगी। मगर यदि वो वेव के फॉर्म में है कितना चलेगा, तो जरा देखो, यदि वो वेव के फॉर्म में है तो वेव ऐसे चलेगी। वेव कैसे चलेगी, तो आपको पता है वेव ऐसे चलती है, एक वेव, दो वेव, तीन वेव, इस तरह से वेव के फॉर्म में चलेगा। तो वेव के फॉर्म में उसने कितनी लेंथ कवर की, तो वेव के फॉर्म ने उसमें कवर की n इंटू लैम्डा। अब दोनों लोगों ने एक ही चीज तो कवर की है, जब दोनों लोगों ने एक ही चीज कवर की है तो हमने लिख दिया 2 पाई इक्वल टू n इंटू लैम्डा। अब इस बात को जरा गौर से समझिएगा, यहां पर n क्या है, r क्या है, r है रेडियस ऑफ nth सेल। जिस सेल के लिए आपने ये लिखा है, जिस ऑर्बिट के लिए आपने ये बात लिखी है, उसी ऑर्बिट की रेडियस डालनी है और उसी ऑर्बिट की क्या आएगी, वेवलेंथ आएगी। तो जरा गौर से बात को समझिएगा, ये हमारा फार्मूला आया। अब इस फार्मूले में क्या क्या खास बातें हैं उस बात को बताता हूं। पहली बात, ये फार्मूला बच्चों को याद होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे सिर्फ एक जगह गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, आर की वैल्यू डालते हैं, और आर की वैल्यू नहीं डालनी है, आपको डालनी है जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस डालनी है। पता चला थर्ड ऑर्बिट के लिए हम पूछ रहे हैं और तुमने फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस डाल दी है। तो ध्यान रखिए, जिस ऑर्बिट की हम बात करेंगे, जिस ऑर्बिट के लिए हम वेवलेंथ की बात करेंगे, उसी ऑर्बिट की रेडियस यहां पर डालनी है, इसीलिए मैंने Rn लिख दिया है। मैंने nth ऑर्बिट की बात की है तो nth ऑर्बिट की यहां रेडियस डालनी है, तब हमारे पास वेवलेंथ आएगी। अब एक बात और बता देता हूं, उस बात को जरा समझो, कितनी वेव लगेंगी इसको कंप्लीट करने में। तो ये प्रूफ हुआ है कि कितनी वेव लगेंगी, नंबर ऑफ वेव टू कंप्लीट वन साइकिल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट की वैल्यू के बराबर लगेंगी। यदि सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्विंग कर रहा हो तो 2 वेव में वो कंप्लीट कर लेगा, थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्विंग कर रहा हो तो 3 वेव में कंप्लीट कर लेगा। मतलब यदि आप इस तरह से रिवॉल्विंग कर रहे हो और ये कौन सा है, सेकंड नंबर का ऑर्बिट है, ये कैसा है मेरे दोस्त, सेकंड नंबर का ऑर्बिट है, तो कितनी वेव लगेंगी, तो वेव लगेंगी कितनी, 2 वेव लगेंगी, और 2 वेव में ये क्या करेगा, कवर कर लेगा पूरी रेडियस को। ऐसे लगेंगी 2 वेव लगेंगी, एक, ठीक है, और फिर इस तरह से 2, बस 2 वेव में उस पूरे पार्ट को वो कवर कर लेगा। तो कितनी वेव में वो उस पूरे सर्किल को कवर करेगा, तो कितनी वेव में करेगा, जितना ऑर्बिट का नंबर होगा। 2 बातें आपको अपनी तरफ से याद रखनी है, एक
कितनी वेव में वो एक साइकिल कवर करेगा, जितना ऑर्बिट का नंबर होगा उतनी वेव में। दूसरा पॉइंट याद रखना है, यहां पे आर क्या रखना है, आर वो रखना है जिस ऑर्बिट के बारे में वो पूछ रहा है कि यदि सेकंड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है तो सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करते हुए इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ, तो यहां पर आर सेकंड ऑर्बिट की रखी जाएगी। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा और फोकस कराने के लिए हम एक क्वेश्चन पे ले चलते हैं। जरा इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, क्या लिखा है, इफ द रेडियस ऑफ, गौर समझिएगा क्वेश्चन क्या है, इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x, then de Broglie wavelength of electron in third Bohr orbit is nearly। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है देखो ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, इसमें नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है इस तरह से ऐसे, यदि फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की रेडियस, उसने क्या कहा, यदि फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की रेडियस x हो, ये वैल्यू x है, ये वैल्यू, तो वो मेरे से क्या पूछ रहा है, वो मेरे से इतनी बात पूछ रहा है कि थर्ड बोहर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है उसकी वेवलेंथ बताओ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ पाए पहली बार। तो अब जैसे ही मैंने ये बात पूछी, बच्चे ने कहा सर 2 मिनट में हो जाएगा। मैंने कहा कैसे, उसने कहा कि 2 पाई आर 3 इक्वल टू एन लैम्डा। अब जरा देखो 2 पाई आर 3 इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है, जरा बताना किस ऑर्बिट में डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहा है, थर्ड ऑर्बिट में, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 3। क्यों, मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया है कि कितनी वेव लगेंगी ऑर्बिट को कंप्लीट करने में, कितनी लगेंगी, जितना ऑर्बिट का नंबर होगा, थर्ड ऑर्बिट में पूछ रहा है तो 3 लगेंगी। अब बच्चे कहां गड़बड़ करते हैं, बच्चे ये करते हैं 2 पाई आर एक्स इक्वल टू 3 इंटू लैम्डा। गड़बड़ क्या हो गई, तुमने रेडियस किसकी डाली है, फर्स्ट ऑर्बिट की, जबकि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन किस पे कर रहा है, थर्ड ऑर्बिट पे, तो ये गलत हुआ। यही बात मैं उस जगह समझा रहा था कि आप इस बात को जरा ध्यान रखिएगा अच्छे से कि हम लोगों को कौन सी रेडियस डालनी है। हम लोगों को हमेशा वो रेडियस डालनी है जिस रेडियस में, जिस ऑर्बिट में वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहा है, वो थर्ड ऑर्बिट की डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहा है तो थर्ड ऑर्बिट की रेडियस डालनी है। अब बच्चे ने कहा सर थर्ड ऑर्बिट की रेडियस निकालेंगे कैसे, यदि ये किसी ने कह दिया तो भाई जी लड़ाई हो जाएगी 2 मिनट में हमारी और की। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यार ये बात तो लास्ट क्लासों में चिल्ला चिल्ला के बताइए कि एक nth ऑर्बिट की रेडियस दी हो और किसी दूसरे ऑर्बिट की रेडियस पूछ रही हो तो क्या करोगे, ध्यान है, r1 अपॉन r2 लगाओगे, याद है। तो पहले ऑर्बिट की दी है, तीसरे के पूछ रहा है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, याद है, n1 n2 का स्क्वायर, और z की वैल्यू दोनों के लिए सेम है क्योंकि सेम एटम की बात चल रही है, तो z मैंने नहीं लिखा। अब बस वैल्यू डाल दो, तो वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 3, ठीक है कि नहीं, 1 अपॉन 3 का मतलब 1 अपॉन 9, सॉरी क्योंकि स्क्वायर होगा ना, तो 1 अपॉन 9, तो r3 की वैल्यू आ गई मेरे दोस्त 9r1, r1 की वैल्यू कितनी थी x, तो 9x आ गई, तो यहां पे 9x डालना है, यहां पे क्या डालना है 9x इक्वल टू 3 लैम्डा। तो जरा देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये कट गया, तो d लैम्डा इक्वल टू आ गया 6 पाई x। हमारे पास वैल्यू आ गई 6 पाई x, ये पाई की जगह p बन गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे लिखा है और ये ऐसे लिखा है और ये ऐसे लिखा है, ऑप्शन आपके सही कर देता हूं, और ये लिखा है, ये ऐसा लिखा हुआ, तो हमारा आंसर कौन सही आ जाएगा 6 पाई x। तो बात समझ पाए, आपसे कहां गलती होगी, आपसे 2 जगह गलती है, एक बच्चे n की वैल्यू को नहीं पकड़ पाते हैं, दूसरी r की वैल्यू को नहीं पकड़ पाते हैं। बच्चों को लगता है सर n कहां से लाया जाए, तो जिस ऑर्बिट में डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी गई है उस ऑर्बिट का नंबर ही n होता है। अब दूसरी बात आती है, बच्चे जोश में क्या करते हैं, रेडियस x दिए, x ही यहां पे डाल देते हैं, x डाल देते हैं, जबकि x तो पहले ऑर्बिट की रेडियस दी है और इलेक्ट्रॉन तुम्हारा तीसरे में रिवॉल्विंग कर रहा है, तो भैया जिस ऑर्बिट में रिवॉल्विंग कर रहा है उसी ऑर्बिट का 2 पाई आर एन लैम्डा के बराबर करोगे, तो रेडियस थर्ड की ही रखनी पड़ेगी, ठीक है, इन बातों पर फोकस रखिए। नेक्स्ट, अब जरा देखो यार एक क्वेश्चन और,
इसको भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त जरा देखो क्या लिखा है। एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल हैव काइनेटिक एनर्जीज ऑफ 16e, 4e एंड e रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द क्वांटिटेटिव ऑर्डर ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। वो कह रहे हैं हमारे पास तीन एलिमेंट है, तीन पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, और उनकी काइनेटिक एनर्जी आपको दी है। दोस्त कितनी काइनेटिक एनर्जी दी है? इसकी दी है 16e, मैंने कहा वेरी गुड। इसकी दी है 4e, मैंने कहा बहुत सही, और इसकी दी है e। अब वो पूछ रहे हैं इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ। लैम्डा m पूछी गई है, लैम्डा d, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन बताइए, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल बताइए। ये इन्होंने पूछा है, ऑर्डर पूछा है कि ऑर्डर बताना है। ये देखो, तो अब जरा देखो यार बच्चे करते क्या क्या है, जरा आप देखो, मैं क्वेश्चन को कर रहा हूं। अभी मैंने पढ़ाया था लैम्डा इक्वल टू होता है h अपॉन अंडर रूट 2ke इंटू m। अब बच्चे जो जो उसमें क्या करते हैं देखते हैं कि देखो काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, बस इसी से सॉल्व कर देते हैं। जबकि यहां पर एक और वेरिएबल है, ये क्या चीज है, मास ऑफ पार्टिकल। ये क्या है मेरे दोस्त, मास ऑफ पार्टिकल। क्या मास सभी पार्टिकल का सेम है? नहीं, तो यहां दो वेरिएबल है और बच्चे जो उसमें एक ही वेरिएबल से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। क्या काइनेटिक एनर्जी जिसकी ज्यादा है उसकी वेवलेंथ कम है, बस उसी हिसाब से ऑर्डर लगा देते हैं और कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की सबसे कम, फिर प्रोटॉन की, और सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल की। इस तरह का आंसर टिक करके चल देते हैं। जबकि क्या है, यहां पे एक और वेरिएबल है, मास वेरिएबल है। तो अब बेटा जरा मास बताओ कितना होगा। तो हम सबका मास लिख रहे हैं, गौर से देखिएगा, सबका मास। इलेक्ट्रॉन का मास 1/1837। ये कैसे लिखा? मैंने इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास लिखा है इन टर्म ऑफ प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि हम सबका प्रोटॉन के टर्म में लिखेंगे तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। प्रोटॉन का मास 1, हाइड्रोजन के टर्म में 1 होता है, अल्फा पार्टिकल का मास 4। भाई जितने भी मास नंबर पढ़ते हो वो सब प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में ही होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का भी मैंने प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में लिखा है। अब जरा आप वैल्यू निकालो, तो देखो एक एक करके वैल्यू निकाल लो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर रूट, डायरेक्ट लिख दूं मेरे दोस्त, इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखोगे, तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखोगे तो क्या आएगा, इक्वेशन। अब मैं ये रफ कर देता हूं, या चलो अच्छा यहां लिख देता हूं, अच्छे से देखिएगा सारे बच्चे कैसे कर लो। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन h अपॉन 2 इंटू 16e इंटू 1/1837। अब इस वैल्यू को थोड़ा सा बच्चों और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, h अपॉन अंडर रूट ऊपर आ जाएगा 1837 वाला, और नीचे क्या आ जाएगा 32e। इसको मैंने ऐसे ही रखा है। अब जरा मेरे प्यारे बच्चों प्रोटॉन के लिए आ जाओ। प्रोटॉन H अपॉन 2, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 4e, मास कितना है 1, तो मेरे दोस्तों कितना हुआ H अपॉन 8e हुआ। ठीक है कि नहीं? देखो यार दोस्तों देखते जाओ, बताते जाओ, सही है कि सर सही चल रहे हो, डरते रहो। तो चलो बताओ जरा अल्फा पार्टिकल के लिए क्या होगा। अरे बोलो तो सही मेरे प्यारे बच्चे हो, अल्फा पार्टिकल के लिए क्या होगा, H अपॉन कितना अल्फा पार्टिकल का, E कितनी है 2 इंटू E की वैल्यू, और मास कितना है 4, तो क्या आया H अपॉन अंडर रूट 80। तो जरा देखो यार अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की वैल्यू तो बराबर आ रही है, तो अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन की वैल्यू बराबर हो गई, और सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है, इलेक्ट्रॉन की। क्यों? क्योंकि ऊपर आ रहा है अंडर रूट 1837, और मेरे दोस्तों आप ये सब जानते हो कि अंडर रूट 1837 की वैल्यू अंडर रूट 22 से तो बड़ी होगी। तो सबसे ज्यादा वैल्यू मेरे दोस्त किसकी आ गई, इलेक्ट्रॉन की आ गई। फिर किसकी आ गई, अल्फा पार्टिकल की आ गई। तो इलेक्ट्रॉन सबसे बड़ा होगा, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की वैल्यू क्या है, बराबर है। ऐसा कोई आंसर दिख रहा हो बस उसी को टिक मार देना यार, ये आंसर दिख रहा है उसी को हम लोगों ने टिक मार दी। तो बात समझ रहे हो, क्वेश्चन करते समय जोश में नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है क्या बातें हैं और किनका क्या रोल है। अब जरा देखो यार हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें क्या है, ये क्या बताता है। देखो यार मेरे दोस्तों ये लोकेशन के बारे में बताता है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे काउंट करोगे। तो ये बताया जाता है कि उसकी पोजीशन
और उसके मोमेंटम, उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम का जो डेविएशन है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h अपॉन 4 पाई के बराबर होगा। मतलब मोमेंटम में जितनी अनसर्टेनिटी है और पोजीशन में जितनी अनसर्टेनिटी है, उन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा h अपॉन 2, हमेशा h अपॉन 4 पाई से ज्यादा होगा या बराबर होगा, ये कहा जा रहा है। अनसर्टेनिटी जितनी मोमेंटम में है और जितनी पोजीशन में है, उन दोनों का मल्टीप्लाई जो है, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी और पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है, उनका मल्टीप्लायर हमेशा h अपॉन 4 पाई के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा, कम नहीं हो सकता है, ये इन्होंने बताया। इसी को थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर दिया जाता है तो ये फार्मूला आ जाता है, ये देखो h अपॉन 4 पाई m, ये देखो, क्योंकि जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होगी वो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी के टर्म में होगी, तो ये आ जाता है। तो वही बात है कि यदि पोजीशन में अनसर्टेनिटी और वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी का मल्टीप्लायर h अपॉन 4 पाई m के बराबर होगा या ज्यादा होगा। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ना के बराबर आते हैं, 10-5 साल में किसी एक साल आ जाए तो आ जाए, तो जो भी आता है इस फार्मूला पर बेस्ड आता है, तो इसको ध्यान रखिए, क्या डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, डेल्टा x इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h अपॉन 4 पाई p। ये देखो, अब यार इस पर एक क्वेश्चन भी बता देता हूं आपको कि यार इस पर क्वेश्चन कैसा आ सकता है। देखो, द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटीज। उनका कहना क्या है यार दोस्त, उनका बस इतना सा कहना है कि यदि पोजीशन की अनसर्टेनिटी और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी आपस में बराबर है तो वेलोसिटी में कितनी अनसर्टेनिटी होगी ये बताना है। तो मैंने कहा ठीक है यार बता देते हैं, हमें फार्मूला पता है डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो इसी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू को क्या ले लेते हैं, बराबर का साइन ले लेते हैं। ये देखो, तो ये क्या हुआ h अपॉन 4 पाई। अब दोनों की अनसर्टेनिटी आपस में इक्वल है तो इसको भी मैंने p कह दिया ऐसे। किसी बच्चे ने कहा सर आपने इसको x क्यों नहीं कहा, p क्यों कहा, क्योंकि वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी निकालनी है ना, तो वेलोसिटी का टर्म इसमें होता है, इसमें तो होता ही नहीं है, इसीलिए x वाले को डेल्टा p में कन्वर्ट किया है। तो बच्चों क्या आ गया, dp स्क्वायर इक्वल टू आ गया h अपॉन 4 पाई m। इसकी वैल्यू डाल दीजिए, ये देखो, तो ये ऐसे आ गया। प्यारे बच्चों आप इसको जल्दी से सॉल्व करें। अब आप सॉल्व करके वैल्यू बताएं, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करिए, मैं गिरने से बचाऊं, नहीं तो अभी गिर जाता तो लेसेस बांध लेता हूं। हाँ मेरे दोस्तों जल्दी से सॉल्व करके बताइए। हाँ अब यार इसकी वैल्यू बताओ, तो मेरे दोस्तों इसकी वैल्यू क्या आई, डेल्टा v स्क्वायर इक्वल टू आ गया h अपॉन 4 पाई m स्क्वायर। अब डेल्टा v इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट ले लिया, h अपॉन 4 पाई m स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो तो यार 4 और m तो बाहर आ जाएंगे, h बचेगा अंदर और पाई बचेगा, ठीक है, क्यों, 4 का अंडर रूट 2 और m स्क्वायर का m, तो ये बाहर आ गए। तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी कितनी आई, 1 अपॉन 2m अंडर रूट h अपॉन पाई आई। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बस इतनी बात ध्यान रखो कि मोमेंटम की अनसर्टेनिटी और पोजीशन की अनसर्टेनिटी का मल्टीप्लायर h अपॉन 4 पाई से बड़ा होता है या बराबर होता है। इसी तरह से पोजीशन और वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी का मल्टीप्लायर h अपॉन 4 पाई m से बड़ा होता है या बराबर होता है। क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे पूछे जा सकते हैं। अब जो बात बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से आप लोगों को अच्छे से दिमाग खोल के रखना है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं। चलो बच्चों, तो अब आपके लिए एक और हेडिंग लेके आते हैं। उस हेडिंग का नाम क्या है, जरा देखो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब जरा देखो यार ये क्या होता है, इसको कैसे करते हैं, इस बात पे अब डिस्कशन चालू होता है कि ये क्या चीज है, कैसे किया जाता है। तो गौर से अब मेरी बातों को समझिएगा। हम लोगों ने क्या किया, जितना भी पीछे पढ़ा है इस बात को मानकर पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर का होता है। जब डी ब्रोगली भाई साहब ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन में ड्यूअल कैरेक्टर होता है,
मतलब वो पार्टिकल नेचर भी हो सकता है, वेव नेचर भी हो सकता है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, उसके मॉडल को खंगालना शुरू किया वेव नेचर के टर्म में। अभी तक आपने जितने भी मॉडल पढ़े हैं वो सब पार्टिकल नेचर के टर्म में पढ़े हैं। जब ड्वेल करेक्टर आ गया, ड्वेल करेक्टर की बात हो गई, तो हम लोगों ने उसके वेव नेचर को खंगालना शुरू किया। अब वेव की तरह हम ट्रीट करा रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी वेव है। हम यहां पर क्या सपोज करके चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी वेव है और जिसका वेव फंक्शन क्या है, ये है साई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब मेरी बातों को गौर समझिएगा, यदि हमारे पास एक इक्वेशन है तो जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो क्या क्या होता है जरा समझिएगा। हमारे पास ये माना गया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव है, तो वेव की एक इक्वेशन होती है। अब उस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है दोस्तों। तो जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। हमारे पास उसकी रियल वैल्यू मिलती है बहुत सारी, और कुछ इमेजिनरी वैल्यू भी मिलती है कि नहीं दोस्त, मिलती है। बताओ, कोई भी बच्चे बताए कि हमारे पास बहुत सारी रियल वैल्यू मिलेंगी और बहुत सारी क्या होंगी, इमेजिनरी वैल्यू भी मिलेंगी। इमेजिनरी वैल्यू, ओह सॉरी, ये इरेजर कहां है, ये। तो देखो, बहुत सारी हमारे पास आ गई रियल वैल्यू और बहुत सारी आ गई इमेजिनरी वैल्यू। इमेजिनरी वैल्यू जिसमें आयोटा आता है, तो इमेजिनरी वैल्यू को मैंने क्या किया, छोड़ दिया और रियल वैल्यू को हमने रख लिया। बात को समझिएगा, हमारे पास एक वेव इक्वेशन थी, हमने उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमारे पास कुछ रियल वैल्यू आई, कुछ इमेजिनरी वैल्यू आई। इमेजिनरी वैल्यू वाले पार्ट को तो हमने निगलेक्ट मान दिया, क्यों, क्योंकि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन में तो हमें सारी रियल वैल्यू चाहिए, और रियल वैल्यू वाले पार्ट को रख लिया। अब रियल वैल्यू वाले पार्ट में जरा देखो क्या बातें आई हैं, गौर से समझिएगा। इस फ्लो चार्ट को अच्छे से समझ जाओगे तो सारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपके समझ में आ जाएगा। अब जब भी कोई वैल्यू निकलती है तो उसकी कोई इक्वेशन भी तो होती है कि नहीं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 या एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसकी एक इक्वेशन है। अब इसमें x की वैल्यू आएगी, तो यदि x की वैल्यू आई है तो उसके रिस्पेक्ट में कोई इक्वेशन भी तो होगी। तो जरा देखो क्या होता है, गौर समझिएगा। इक्वेशन को कहा जाता है आइगेन फंक्शन। जो इनकी इक्वेशन होती है उनको कहा जाता है आइगेन फंक्शन। अब जब इक्वेशन होगी तो उसके कोई वेरिएबल होंगे, जैसे इक्वेशन होती है तो उसका वेरिएबल कौन है, एक्स वाई जेड। वैसे ही यदि इसकी इक्वेशन है तो इस इक्वेशन के वेरिएबल कौन होते हैं, तो इसके वेरिएबल होते हैं मेरे दोस्त, मैं यहां लिख देता हूं, आर थीटा फाई। आर थीटा फाई, आर क्या है, डिस्टेंस है न्यूक्लियस से आउटर सर्किल तक की, थीटा क्या है और फाई क्या है, ये एंगल है। क्यों, क्योंकि आपने एटम को स्पेयर माना है, इलेक्ट्रॉन को स्पेयर माना है, तो 3 डायमेंशनल स्पेस आएगा ना। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास एंगल भी तो 3 डायमेंशनल होंगे। तो आर और थीटा और फाई 3 वेरिएबल हैं, जैसे एक्स वाई जेड, वैसे यहां पे आर थीटा फाई। तो मैंने क्या बताया कि भाई जब एक वेव थी, वेव की इक्वेशन थी, उसको सॉल्व करोगे तो रियल वैल्यू आएंगे, इमेजिनरी वैल्यू आएंगी। इमेजिनरी वैल्यू को मैंने छोड़ दिया, उस रियल वैल्यू की कोई इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन को आइगेन फंक्शन बोलते हैं, और वो इक्वेशन के वेरिएबल टर्म कौन कौन है, आर थीटा फाई। और उसकी जो वैल्यू होंगी, जरा देखो, वैल्यू को कहा जाता है आइगेन वैल्यू, आइगेन वैल्यूज। ये देखो जरा, जो वैल्यू आती है इक्वेशन की, उन वैल्यू को बोला जाता है आइगेन वैल्यू। जो रियल वैल्यू आएंगी उनको क्या बोला जाएगा, आइगेन वैल्यू। अब आइगेन वैल्यू में ही हमारा क्या आता है, इन आइगेन वैल्यू में ही हमारा आता है कौन, क्वांटम नंबर, एन एल एम। एन आप जानते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आइगेन वैल्यू के सॉल्यूशन है कौन, ये एन एम एल। अब यहां पर ही एक नोट डाल देता हूं, जैसे आपको हमेशा याद रहे, क्या,
S is not a solution of Schrödinger wave equation. Schrödinger वेव इक्वेशन। अब जरा इस बात को समझो, जो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से सिर्फ हमें 3 क्वांटम नंबर मिले। कौन? एन, एल, एम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये 3 क्वांटम नंबर हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से मिले थे। एस नहीं मिला था, स्पिन क्वांटम नंबर इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो कभी कभी ये पूछते हैं इनमें से कौन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, तो ये आइगन वैल्यू को ही आगे चल के क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में डिवाइड किया गया। अब यहां पर थोड़ा और आइए, इस बात को थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन करता हूं। अब जरा देखो, इस फंक्शन को भी हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड कर दिया जरा समझिए। यहां पर कितने वेरिएबल थे? r, थीटा और फाई, मतलब x, y, z 3 वेरिएबल है। अब कुछ इक्वेशन है जिसमें सिर्फ x वेरिएबल है और कुछ इक्वेशन ऐसी है जिसमें y और z वेरिएबल है। जैसे एक इक्वेशन मैंने बोली x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मैंने बोल दी y प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8z इक्वल टू 0। तो अब ये 2 अलग अलग तरह की इक्वेशन है, एक में वेरिएबल z और y है, एक में वेरिएबल x है। तो जरा देखो फर्दर हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक को बोला गया रेडियल वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन मेरे दोस्त क्या होता है, जिसमें सिर्फ वेरिएबल r होता है, थीटा और फाई इसके वेरिएबल नहीं होंगे, मतलब ये इक्वेशन सिर्फ r के टर्म में होगी, उसको रेडियल वेव फंक्शन बोलते हैं। और इस दूसरा हम लोग ने डिवाइड कर दिया एंगुलर वेव फंक्शन। एंगुलर वेव फंक्शन मेरे दोस्त क्या होता है, एंगुलर वेव फंक्शन में 2 वेरिएबल होते हैं, थीटा और फाई, मतलब इसमें r का टर्म नहीं होगा, इसमें r का टर्म नहीं होगा। तो जरा देखो यार हमने क्या बताया, जरा देखो अभी इस फ्लो चार्ट को नीचे ले जाना है तो अभी नीचे जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बताया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे पढ़ाई गई। उन्होंने कहा यार इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो हमने कहा ठीक है यार तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं। फिर उन्होंने कहा यार इसको सॉल्व करो, तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो बहुत सारी रियल वैल्यू आई, इमेजिनरी वैल्यू आई। इमेजिनरी वैल्यू को किनारे कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है, रियल वैल्यू आई। अब रियल वैल्यू में मैंने क्या बताया कि जो वो रियल वैल्यू आई है उस रियल वैल्यू की इक्वेशन को आइगन फंक्शन कहा जाता है। साइंटिस्ट का नाम है, उनको हम लोगों ने सम्मान दिया, रिगार्ड दिया है ना, और उनकी वैल्यू को कहा जाता है आइगन वैल्यू। वही आइगन वैल्यू आगे चलकर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोली गई। अब इधर आ जाओ, जो फंक्शन आया, तो फंक्शन मतलब इक्वेशन एक तरह की। अब इक्वेशन के वेरिएबल कौन कौन से थे, r, थीटा और फाई। इनको मैंने फिर 2 पार्ट में, ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ r वेरिएबल था उनको रेडियल वेव फंक्शन बोलते हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें थीटा और फाई वेरिएबल है उनको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेव फंक्शन बोलते हैं। कौन कौन क्या क्या बताता है, अब इस बात को बताता हूं। रेडियल वेव फंक्शन जो होता है ये साइज को एक्सप्लेन करता है। ये किसको एक्सप्लेन करता है, साइज को। ये किसको एक्सप्लेन करता है, एंगुलर वेव फंक्शन। बेटा इधर लिख दे रहा हूं, जरा ध्यान रखिएगा। एंगुलर वेव फंक्शन जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ओरिएंटेशन को, ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करेगा। और साथ साथ में किसको एक्सप्लेन करता है, डायरेक्शन को, ऑर्बिटल की डायरेक्शन को। ओरिएंटेशन, ऑर्बिटल की डायरेक्शन, डायरेक्शन लिख देता हूं, जगह कम है थोड़ा सा। तो देखो एंगुलर वेव फंक्शन ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल और डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या बताता है, वो कितना बड़ा है कितना छोटा है साइज, कौन, रेडियल वेव फंक्शन बताता है। अब इसी बात को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। आपको ये नीचे दिखेगा, जब आपको पीपीटी मिलेगी तो वो नीचे आ रहा होगा, ठीक है। हमारे पास वहां जगह नहीं थी तो मैंने इसको यहां कर दिया। अब जरा देखो यार दोस्त, जब आपने रेडियल वेव फंक्शन लिखा और साई क्या था, आर के टर्म में, तो यहां पर 2 बातें हो गई। क्या 2 बातें हो गई, जरा समझिएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी कभी साई की वैल्यू 0 आए, और ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी साई की वैल्यू 0 ना आए।
भाई जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो साई की वैल्यू 0 आएगी भी नहीं भी आएगी। जैसे मैंने अभी आपको बोला एक्स स्क्वायर, देखना गौर से मेरी सुनिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 है। अब इसको सॉल्व करो, बताओ एक्स की क्या क्या वैल्यू आएंगी। दोस्तों जरा समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 तो क्या आएगा, यही तो आएगा, या तो x इक्वल टू 0 है या x इक्वल टू 4 है। तो इसका मतलब जब किसी इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो कुछ जीरो वैल्यू आते हैं और कुछ नंबर आते हैं कि नहीं। तो इसी तरह से इसमें भी तो होगा यार, ये भी तो एक इक्वेशन ही तो है, बस वेरिएबल एक्स वाई जेड ना लिख के आर थीटा फाई लिखे तो हमें डर लग रहा है। अरे यार तुम एक्स वाई जेड लिखते तो ये तो हम बचपन से देखते आए तो हम जल्दी समझ लेते। अरे मेरे दोस्त हैं तो वेरिएबल ही ना। तो जरा देखो, तो कभी इसकी वैल्यू 0 भी आएगी, कभी 0 नहीं आएगी। जहां पर वैल्यू 0 आती है उसको बोला जाता है नोड। जहां पर साई की वैल्यू 0 आती है मेरे दोस्त उसको क्या बोला जाता है, नोड। और इस टाइप के नोड को बोला जाता है रेडियल नोड या फिर स्पेरिकल नोड। ये देखो, रेडियल नोड या स्पेरिकल नोड। और इनकी वैल्यू कितनी होती है, इनकी वैल्यू होती है n माइनस एल माइनस 1। ये कहां मिलते हैं, इनकी लोकेशन क्या है, गौर समझिएगा, इनकी लोकेशन क्या है, मिलते कहां पे है। तो इनकी लोकेशन कहां पे है, ये कहां पे दिखेंगे, ये होते हैं विद इन द ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो जरा इस बात को आप अच्छे से समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, देखिए मैंने ये एक ऑर्बिटल बनाया, ये देखो, ये एक मेरे दोस्त ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, ऐसे। ठीक है, इसका मैंने नाम एस ऑर्बिटल रखा है। अब देखते जाइएगा इसमें क्या हुआ, इस जगह पर स्पेस है, खाली है। देखिए कहां पे खाली है, इस जगह पे कोई ग्रीन नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये इस जगह पे खाली है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये देखो, तो अब गौर से मेरी बातों को समझिए, मैं इसको लिख के देता हूं आपको। देखो ये हमारा एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल। अब ये वाला जो पोर्शन है ब्लैक कलर वाला, ये नोड है। यहां पे ग्रीन कलर नहीं है ना, ग्रीन कलर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। क्या मेरे दोस्त यहां पर क्लाउड है, नहीं, तो नोड है। इसका मतलब यहां पर साई की वैल्यू क्या है, 0। और ये ऑर्बिटल के अंदर है, चेक करो, रेडियल नोड विद इन द ऑर्बिटल पाए जाते हैं, ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। और कैसे होते हैं, रेडियल मतलब सर्कुलर होते हैं, ऐसे होते हैं। यदि पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल में भी ऐसा ही मिलेगा। कैसे, एक दिखा देता हूं, ठीक है, इधर लिख देता हूं। देखो पी ऑर्बिटल में कैसे मिलता है, देखना मेरे दोस्त, ये एक मैंने पी ऑर्बिटल बनाया, ये देखो। अब इसका रेडियल नोड कैसे मिलेगा जरा देखिएगा, ऐसे, ये देखो, ये रेडियल नोड है। ये पूरा सर्किल घूमता है मगर हमें दिखाई इतना देता है, हमें दिखाई कितना दे रहा है, सिर्फ इतना दे रहा है। हमें लग रहा है नोड सिर्फ यहां पे है, ये देखो नोड आया, नोड। और ऑर्बिटल के अंदर है, ये भी देखो ऑर्बिटल के अंदर है और सर्कुलर है। हो सकता है ये सर्किल आपको ना दिख रहा हो क्योंकि यहां पर हमारा बैकग्राउंड भी ब्लैक है और मैंने ब्लैक से ले लिया है। तो आप चाहें तो मैं येलो से ले लूं, ठीक है, मैं नोड वाला एरिया येलो से ले रहा हूं। इसी के ऊपर चला देता हूं, रुक जाइए थोड़ा सा इसको डार्क कर लूं, इसी के ऊपर चला देता हूं, ये नोड है। अब ध्यान रखिएगा मैंने येलो से नोड बना दिया है, ये नोड है, ऐसे सर्कुलर होगा मगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पे है तो दिखता सिर्फ यहां पे है। अब नोड को मैं किसी दूसरे नाम से लिख देता हूं, ये देखो, ये नोड है। अब यहां पे मैंने नोड क्या लिया है, येलो कलर लिया है, ठीक है। तो ये देखो ये नोड है। तो पी ऑर्बिटल में ऐसे आता है मगर ये विद इन द ऑर्बिटल है। ये कहां है, विद इन द ऑर्बिटल मेरे दोस्त है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, n माइनस एल माइनस 1। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, 1 क्या है, 1 1 है यार।
अब सब कुछ ऐसे पूछोगे क्या यार, दुखी मत करो यार, है ना। चलो दोस्तों, अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। मैंने यहाँ पे दो टर्म लाए थे, एक ये लाया था और एक इधर लाया था, तो उसको भी तो डिफाइन कर लें। देखो ये क्या था, एंगुलर वेव फंक्शन। एंगुलर वेव फंक्शन के वेरिएबल कौन थे, थीटा था बेटा मेरे दोस्त और फाई था। अब इसमें भी तो यही बात होगी, जब इनकी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इनमें भी तो यही आएगा यार, नहीं आएगा, कुछ वैल्यू जीरो आएंगी और कुछ वैल्यू जीरो नहीं आएंगी, होगा कि नहीं, कुछ वैल्यू जीरो आएंगी और कुछ वैल्यू जीरो नहीं आएंगी। तो जब इनमें जीरो आता है तो उनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है एंगुलर नोड। इनको क्या बोलते हैं, एंगुलर नोड, या फिर प्यारे बच्चों इनको बोला जाता है प्लेनर नोड। प्लेनर नोड, नोड का मतलब क्या है, नोड का मतलब है पूरे ऑर्बिटल में या कहीं पर ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है या टेंड्स टू जीरो है, उसको नोड बोलते हैं। तो जब इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा तो इसमें भी कभी जीरो निकल के आएगा, कभी नहीं आएगा। तो जब जीरो निकल के आएगा तो वो क्या कहेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, मगर उसको बोलते हैं एंगुलर नोड या प्लेनर नोड। अब किसी ने कहा कि इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन बताओ, तो गौर समझना इसकी लोकेशन क्या होती है मेरे दोस्त, इसकी लोकेशन जो होती है बिटवीन द ऑर्बिटल होती है, बिटवीन द ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल के अंदर नहीं होता है, ये ऑर्बिटलों के बीच में होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, एल के बराबर। नंबर ऑफ एंगुलर नोड जो होते हैं वो एल के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ एंगुलर नोड, एंगुलर नोड किसके बराबर होते हैं मेरे दोस्त, एल के बराबर होते हैं। ये देखो ये क्या होते हैं, ऑर्बिटलों के बीच में मिलते हैं। किसी बच्चे ने कहा नहीं सर मजा नहीं आ रहा है, आप जरा थोड़ा सा बताओ ऑर्बिटलों के बीच का मतलब क्या है। तो यार दोस्त आपके लिए ही तो आया हूं, तो जरा गौर समझिए ऑर्बिटलों के बीच का मतलब क्या है। ये मैंने एक पी ऑर्बिटल बनाया है, देखिए ये एक पी ऑर्बिटल है, ध्यान दीजिएगा, ये देखो यार दोस्त ये पी ऑर्बिटल है। अब पी ऑर्बिटल में ये वाला पोर्शन मेरे को बताइएगा, इस पोर्शन में क्या है, ये जो मैं लाइन खींचने जा रहा हूं, थोड़ी सी लाइन को चौड़ी करता हूं, ये जो लाइन खींच रहा हूं इस लाइन पे क्या है, यहां पे क्या कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस जगह पे कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नहीं है। तो जब इस जगह पे कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है तो ये क्या है, साई इक्वल टू जीरो। मगर क्या ये ऑर्बिटल के अंदर है, नहीं, ये ऑर्बिटल के अंदर नहीं है, बाहर है। तो ये जरा देखो, तो ये क्या है, इस तरह के ऑर्बिटल को हम नाम देते हैं, इस तरह के नोड को नाम देते हैं एंगुलर नोड, और ये प्लेन होते हैं इसीलिए इनको प्लेनर भी कहा गया है, प्लेनर नोड भी कहा गया है। जैसे px और py बना है, तो मेरे दोस्त जब px और py बनेगा तो उसके बीच में नोड आएगा कि नहीं आएगा। देखो ये है px और ये है py, ये देखो मेरे दोस्त। अब इसके बीच में जरा ये वाली लाइन बताना, ये वाली लाइन क्या है, ये नोड है कि नहीं है, ये यहां पर साई की वैल्यू जीरो है कि नहीं है, यहां पर साई की वैल्यू जीरो है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे नोड है, ये सब कौन से नोड है, एंगुलर नोड है। ऑर्बिटल हमारा ये था, ऑर्बिटल ये है, ऑर्बिटल मेरे दोस्त क्या है, ये है ऑर्बिटल, ये है। अब ये विद इन द ऑर्बिटल बना है कि बिटवीन द ऑर्बिटल बना है, दो ऑर्बिटल के बीच में है। ऑर्बिटल हमारा कौन है, ये है। आज बेटा मैं ड्राइंग कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन में ड्राइंग करता था, कुछ अच्छा बनता नहीं था, क्यों, क्योंकि बचपन में मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं था, पेन पेंसिल था, उसमें मैं इतना अच्छा नहीं बना पाता था। अब मैं थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, अच्छा कहना कि सर बहुत अच्छा बनाया है। तो बात समझ पा रहे हो यार, एंगुलर नोड क्या होते हैं, ये होते हैं। तो अब जरा कहानी को थोड़ा पीछे से लेके चलते हैं। आप देखना कि 5 मिनट में आपको सारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी। श्रोडिंगर भाई साहब ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन एक वेव है, उसकी एक इक्वेशन हमें थमा दी, कहा लो बैठ के सॉल्व करो। मैंने कहा ठीक है, मैंने सॉल्व किया, बहुत सारी इमेजिनरी वैल्यू आई, हमने उनको किनारे लगा दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रियल चीज है, तो इमेजिनरी वैल्यू को हटा दिया। रियल वैल्यू आई,
तो रियल वैल्यू की इक्वेशन को आइगन फंक्शन बोला गया और उन रियल वैल्यू को आइगन वैल्यू बोली गई। वही हमारी क्या है, उनकी वही कुछ सेलेक्टिव वैल्यू हमारी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एस जो होता है स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होता है, वो हमने अलग से जोड़ा है। अब बात आई यहां, अब जो इक्वेशन आई वो भी दो तरह की, क्योंकि उसमें तीन वेरिएबल थे, थीटा, आर और फाई। तो कुछ इक्वेशन ऐसी थी जो सिर्फ एक ही वेरिएबल पर थी, थीटा आर पर, उनको मैंने बोला रेडियल वेव फंक्शन। और कुछ इक्वेशन ऐसी थी जिसमें दो वेरिएबल थे, थीटा और फाई, उनको बोला गया एंगुलर वेव फंक्शन। अब ये दो डिफाइन क्या करते थे, जिनमें सिर्फ आर वेरिएबल होता है वो साइज को डिफाइन करते हैं, ये ओरिएंटेशन और डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल को डिफाइन करते हैं। अब इनको फिर फर्दर डिवाइड किया, रेडियल वेव फंक्शन जो है उसमें साई की वैल्यू निकलेंगी, और मेरे दोस्त जब साई की वैल्यू निकलेंगी तो कुछ जीरो निकलेंगी और कुछ जीरो नहीं निकलेंगी। तो इसी बात को मैं अगले पेज पे ले गया, नीचे जगह नहीं थी। ये देखो, जहां पर वैल्यू जीरो निकली उनको बोल दिया गया रेडियल नोड। रेडियल नोड, नोड क्या है, जहां पर साई की वैल्यू जीरो, उसकी कितने ऐसे निकलेंगे, n माइनस एल माइनस वन। क्या लोकेशन होती है, डिफिनीशन क्या है, तो ये विद इन द ऑर्बिटल पाए जाते हैं ऐसे। फिर मैंने इसको भी कहा भाई जब इसको भी सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू जीरो निकलेंगी, कुछ नहीं निकलेंगी। इसमें जब जीरो निकलेगी उसको बोला जाता है एंगुलर नोड या प्लेनर नोड। वो कहां होता है, ऑर्बिटलों के बीचों में मिलता है, ठीक है। और वो होता कैसे है, उसकी नंबर कितने होते हैं, नंबर ऑफ एंगुलर नोड L, और होता कैसे है, ऐसे होता कैसे है दोस्त, ऐसा होता है। इतनी बात समझ गए आप लोग, ये बात समझ पा रहे हो ना। अब जब इतनी बात समझ गए हो तो आपका मन कर रहा होगा, अभी रुक जाइए, हाँ ये बात आ गई। अब आपका मन कर रहा होगा कि सर थोड़ा इसको और डिफाइन करो, तो थोड़ा इसको और डिफाइन करते हैं हम लोग, नोड, एंगुलर नोड और ये। तो चलो देखो यार बच्चों, इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए और इस चीज को समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो चलो देखो, जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो क्या क्या निकल के आ गया, हमें ये बात पता चल गई कि हमारे पास जो रेडियल नोड है, मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है अभी तक। देखिएगा, मेरे से किसी ने पूछा नोड क्या होता है, तो मैंने बोला कि जहां पर साई की वैल्यू जीरो है उसको नोड कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, रेडियल नोड, दूसरे एंगुलर नोड, एंगुलर या प्लेनर, ठीक है ना दोस्त। एंगुलर ये कहां मिलते हैं, विद इन द ऑर्बिटल, ये बिटवीन द ऑर्बिटल। ये कहां मिलते हैं, विद इन द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। ये कहां होते हैं, बिटवीन द ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटलों के बीच में पाए जाते हैं। ये बात है। इनके नंबर कितने होते हैं, n माइनस एल माइनस वन। इनके नंबर कितने होते हैं, l होते हैं। तो टोटल नोड कितने हो गए किसी, तो टोटल नोड हो गए मेरे दोस्त, इन दोनों का सम कर दो प्लस n, तो कट गया, तो क्या आ गया, n माइनस वन। टोटल नोड ये होते हैं किसी भी ऑर्बिटल, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब किसी ने कहा सर क्या बता पाओगे, तो हमने कहा बिल्कुल बता पाएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल उठाते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखो, मैंने कहा 1s में निकालो कितने नोड है, 2s में निकालो, ठीक है, 2p में निकालो, 3p में निकालो, 3d में निकालो, 4d में निकालो, ठीक है, 6s में निकालो और 6d में निकालो। कौन कौन से नोड निकालना है, आपको रेडियल नोड निकालना है, आपको एंगुलर नोड निकालना है, और मेरे दोस्तों आपको टोटल नोड निकालना है। तीन चीजें निकालनी है। तो मैंने कहा ठीक है निकालते हैं। जरा देखो, अब आपको एक बात और समझा देते हैं। वैसे तो मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हो, मगर मेरा फर्ज है अच्छे से समझाना। देखो, किसी भी ऑर्बिटल को जब लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है n, फिर लिखा जाता है l, और फिर लिखा जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये क्या है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है। जैसे दो एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए क्या है, जरा गौर समझिए। s ऑर्बिटल के लिए इसकी वैल्यू होती है 0, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, और वैसे ये बात आप जानते हो तो बहुत अच्छा है, याद भी रखना चाहिए। देखो l
एस ऑर्बिटल के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्त, 0। पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1। डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2। ठीक है, डी के बाद क्या आता है, एफ, एफ के लिए कितनी होती है, 3। एफ के बाद क्या आता है, ए बी सी डी पढ़ना, एस पी डी एफ जी, जी के लिए कितनी होती है, 4, ऐसे ही सो ऑन। तो देखो एल की वैल्यू ये है, और एन क्या होता है, आगे लिखा होता है। तो जरा बताओ हमारा इसका फॉर्मूला क्या है, n माइनस एल माइनस 1। इसका फॉर्मूला क्या है, l। इसका फॉर्मूला क्या है, n माइनस 1। अब बेटा मेरे दोस्तों सारी वैल्यू डालो। 1s के लिए डालिए, n कितना है, 1। l कितना है, 0 माइनस 1 0। इसका मतलब रेडियल नोड 1s में नहीं होता है। किसी ने कहा सर आपने कैसे लिया, तो जरा कंपेयर करो। पहली वैल्यू n है तो n 1 हो गया। l, l क्या है, s, s के लिए l कितना होता है, 0। अब एंगुलर नोड 1s में एंगुलर नोड भी नहीं होता है। और टोटल नोड कितने आए, n माइनस 1, n कितना है, 1 माइनस 0 1। ये बात आई 1s की। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ठीक है, दिख नहीं रहा है कि 1s है यहां पे। तो जरा देखो ये 1s हो गया, और ये मैंने ऑर्बिटल बना दिया, ऑर्बिटल ऐसे। अब यार जरा देखो 2s की निकाल लो, 2s का क्या होगा, तो 2s में बताओ n की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी है, 2। s की वैल्यू 0 माइनस 1। तो रेडियल नोड कितना आया 2s में, 1। l की वैल्यू देखो ये लिखी है, इसी को डालना है। l की वैल्यू कितनी है, s के लिए ऑलवेज 0। तो 2s में एंगुलर नोड होता ही नहीं, स्पेयर होता है, स्पेयर में कैसे एंगुलर नोड। अब n माइनस 1, n माइनस 1, 2 माइनस 1 2। n की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो कितने आए, इसमें भी कितने टोटल नोड है, 1। इसमें नोड 1 कैसे आ गए, एक मिनट यार। देखो अच्छा हुआ किसी बच्चे ने मेरे को आवाज मार दी कि सर देखो यार आपने गलत कैलकुलेशन कर दिए। n की वैल्यू 1 डालोगे और माइनस 1 लिखोगे ना, 0 कैसे लिख दिया, 1 माइनस 1 तो 0 आएगा है। चलिए अच्छा किया आप लोगों ने बता दिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो यार n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1 1 0, कैसे समझ गए। देखो यार n ये लिखा है 2, l कितना लिखा है, p के लिए l कितना होता है, 1, p के लिए l कितना होता है, 1 1 डाल दिया और फार्मूला लगा दिया। अब l की वैल्यू 1 है तो टोटल कितने हुए, टोटल हुए 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो एक नोट होंगे, टोटल कितने हैं, रेडियल नोट 0 होगा, एंगुलर नोट 1 होगा, सम 1 होगा। अब 3p पे निकालो, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू माइनस 1 1, l की वैल्यू भी 1। टोटल नोट कितने आ जाएंगे, सिंपल सी बात है, n माइनस 1 आएंगे तो 2। 3d के लिए निकालो, l इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2 0। कैसे, ये देखो d के लिए l की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 डाल दी तो 0 हो गया। एंगुलर नोट कितने होंगे d में, 2। टोटल नोट कितने होंगे, सिंपल सी बात है, n माइनस 1 होंगे तो 2 आएंगे। अब 4d की बात करते हैं, 4d निकालिए, तो 4d 4 2 माइनस 1 1 2, टोटल कितने हो जाएंगे, 4 माइनस 1 3। 6 s की बात करो, 6 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू 5। आई थिंक अब आप इस चीज को पकड़ रहे हो, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता चला जा रहा हूं, है ना मेरे दोस्तों, समझ तो रहे हो ना। 6 माइनस 0 माइनस 1 क्यों किया, 6 n की वैल्यू है, 0 क्यों लिखा, क्योंकि s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0। p के लिए कितनी होती है, 1। d के लिए कितनी होती है, 2। f के लिए कितनी होती है, 3। s के लिए 0। टोटल क्या है, 6 माइनस 1 5 रेडियल नोड होंगे। 6d के लिए निकाल लो, 6 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 3, 2 यहां पर होंगे, टोटल क्या आएंगे, 6 माइनस 1 तो 5। देखो मैंने आपको कुछ नोट निकालना सिखा दिया है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान रखना कि वो किसी ऑर्बिटल के एंगुलर नोड पूछ रहा है कि किसी ऑर्बिटल के रेडियल नोड पूछ रहा है कि किसी ऑर्बिटल के टोटल नोड पूछ रहा है। जो पूछ रहा है तुम बता देना यार 2 मिनट में, ऐसी क्या बात है। अब जरा देखो कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं, कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलने में बताते हैं। अब जो बात बताने जा रहा हूं बच्चों को बहुत टफ लगती है, मगर आज के बाद टफ नहीं लगेगी। क्या बताने जा रहा हूं, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल
किसी ऑर्बिटल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, इस बात को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। गौर से देखिएगा, किसी ऑर्बिटल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेरे दोस्त कैसे किया जाता है। ठीक है, इस बात पे बच्चे काफी परेशान रहते हैं कि सर ग्राफ कैसे बनाएं। क्यों? मैथ्स वाले बच्चे कहते हैं कि सर बिना इक्वेशन के हम ग्राफ बनाते ही नहीं है, और फिजिक्स वाले कहते हैं कि हाँ सर इक्वेशन होनी बहुत जरूरी है। तो यार कैसे किया जाए? बायो में भी टेंशन है, मैथ्स में भी टेंशन है, टेंशन ही टेंशन है, क्योंकि विदाउट इक्वेशन ग्राफ कैसे बनाया जाए, है कि नहीं? ग्राफ के लिए इक्वेशन चाहिए, और मैंने कहां इक्वेशन आपको दी? क्या मैंने किसी ऑर्बिटल की इक्वेशन लिखी है? देख लो, इतना सारा पढ़ा डाला, कहीं किसी ऑर्बिटल की इक्वेशन लिखी कि ऐसा ऑर्बिटल की ये इक्वेशन होती है? तो मेरा प्यारा बच्चा ग्राफ कैसे बनाएगा और कैसे क्वेश्चन को सही करेगा? मगर मेरे दोस्त तुम जरूर सही करोगे। क्यों? क्योंकि हम तुम मिलके हर चीज का सलूशन निकालेंगे। तो ये ग्राफ क्या चीज है, अब जरा गौर से मेरी बात को पकड़ो कि ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। तो जरा देखो यार, जब भी ग्राफ बनाना हो तो तुम्हारा फोकस सिर्फ एक बात पे होना चाहिए। किस पर? रेडियल नोड पे। आप सबसे पहले रेडियल नोड निकाला करो। गौर से कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट लिख देता हूं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है ग्राफ बनाने का। हमारा ग्राफ बनाने का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम उसके रेडियल नोड काउंट करेंगे। रेडियल नोड, ठीक है, क्या करोगे? काउंट करोगे, काउंट करोगे। ठीक है, सबसे पहले रेडियल नोड काउंट करेंगे। कैसे करोगे बताता हूं कि हम रेडियल नोड कैसे काउंट करेंगे। रेडियल नोड काउंट करना पीछे सिखा दिया है, उससे क्या पता चलेगा? देखो जरा, उससे क्या पता चलता है, जितने रेडियल नोड होंगे, जितने रेडियल नोड होंगे मेरे प्यारे बच्चों, उतनी जगह पे साई की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। होगी कि नहीं होगी? उतनी जगह पे साई की वैल्यू जीरो होगी। अब इससे क्या पता चलता है, गौर समझना। मेरे से किसी ने कहा कि 1s का ग्राफ बनाओ, 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल का ग्राफ बनाइए। मैंने कहा बना देंगे यार। तो बच्चों ने कहा सर बनाइए। तो मैंने इसके सबसे पहले रेडियल नोड निकाले। तो मेरे दोस्त इसके रेडियल नोड जरा देखना कितने निकल के आए। n माइनस एल माइनस 1, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, s ये तो कितने निकल के आए? 0। इसका मतलब कोई रेडियल नोड नहीं है। तो अब जरा देखो ग्राफ कैसे बनाया जाता है। कितने तरह के ग्राफ हमसे कोई पूछ सकता है। एक पूछ सकता है साई वर्सेस डिस्टेंस, एक पूछ सकता है साई स्क्वायर, या फिर मॉड साई स्क्वायर, बात एक ही है, वर्सेस डिस्टेंस। एक ग्राफ पूछा जा सकता है 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डी आर इंटू कैपिटल आर, या इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तीन ग्राफ एक ऑर्बिटल में बनाए जाते हैं। ये तीनों ग्राफ कौन कौन से होते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। साई क्या है? वेव फंक्शन है ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि ये वेव फंक्शन है तो इसकी वेव ऐसे होती है मेरे दोस्त, ये देखो। अब इसकी वैल्यू प्लस भी होती है और इसकी वैल्यू माइनस भी होती है। तो इसका ग्राफ प्लस साइड में भी जाएगा, माइनस साइड में भी जा सकता है, क्योंकि ये 0,0 है। अच्छा, साई स्क्वायर क्या है? ये स्क्वायर है, और जब साई का स्क्वायर करोगे तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि निगेटिव का स्क्वायर करें चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करें, स्क्वायर करने पर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। ये देखो, तो साई स्क्वायर कैसा होगा? ऐसा। यदि मैं इसी चीज का स्क्वायर करूं, इस चीज का स्क्वायर करूं, तो ये आएगा, इस चीज का स्क्वायर ऐसे आएगा, है कि नहीं? इसका मतलब इसका ग्राफ कभी नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये तो स्क्वायर है। इसका ग्राफ नीचे भी जा सकता है, 0 से नीचे भी जा सकता है, क्योंकि निगेटिव वैल्यू भी है ना इसकी, मगर इसकी तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव। अब इसका ग्राफ जरा समझो, ये क्या होता है? 4 पाई स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं क्योंकि इसके बारे में ज्यादा लिखना पड़ेगा। ये होता क्या है? 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डी आर इंटू आर, या फिर इसी को कहते हैं पी। ये क्या है? देखो ये क्या है, ठीक है, इसको बोला जाता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन कर्व a very small thickness dr, ठीक है, ए वेरी स्मॉल थिकनेस dr। देखो तो ये क्या है, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ए वेरी स्मॉल थिकनेस dr। इसका मतलब क्या है, ये थोड़ी टफ लैंग्वेज लिखी, इसको बिल्कुल शॉर्टकट में बता दें। अब जरा देखो शॉर्टकट में क्या है, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां तक फैला हुआ है, कहां तक है। ये क्या बताता है, ये बहुत सिंपल फॉर्म में इसको समझो, तो बहुत सिंपल फॉर्म में समझो तो ये बताता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां तक है। ये देखो, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां तक है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है और कितना है। तो जरा देखो ये कैसे बनाए जाते हैं, गौर से मेरी बात को समझना, टफ फॉर्म है। 1s की बात करते हैं तो यार 1s ऑर्बिटल हमारा दोस्त होता कैसा है। यदि हम 1s ऑर्बिटल की बात करें तो मेरा दोस्त 1s ऑर्बिटल ऐसा होता है। 1s ऑर्बिटल कैसा है, ऐसे है। ये देखो, ये 1s ऑर्बिटल है ऐसे, और ये मैंने इसका बना दिया न्यूक्लियस। ये इसका न्यूक्लियस है व्हाइट कलर से, ये इसकी सिचुएशन है। अब हमसे बात आ रही है कि ग्राफ बताओ, तो हम लोग देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, इस बात को जरा समझिएगा। ग्राफ कैसे बनाते हैं, क्या रेडियल नोड है, नहीं। यदि रेडियल नोड नहीं है तो साई की वैल्यू इसमें कहीं जीरो नहीं है, और साई की वैल्यू जीरो नहीं है तो ग्राफ कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा, क्योंकि इस लाइन पे तो साई की वैल्यू जीरो है। अब देखो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। सभी बच्चों को पता है कि ग्राफ जो होता है इस तरह से एटम होता है। एटम का यदि हम लोग फिगर बनाएं तो कुछ इस तरह से होता है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे उसकी डेंसिटी कम होती चली जाएगी, ऐसा होता है एटम। ये देखो ऑर्बिटल का ग्राफ ऐसा होता है, न्यूक्लियस के पास ज्यादा डेंस होता है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे उसकी डेंसिटी कम होती चली जाएगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां है, न्यूक्लियस के पास है। न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते जाओगे इसकी डेंसिटी कम होती जाएगी, दूर जाते जाओगे कम, मगर इस लाइन को कभी टच नहीं करेंगे, क्योंकि इस लाइन को टच कर दोगे तो नोड कितना है, जीरो है। और यदि टच कर देते हो इसका मतलब तुम कह रहे हो कि 1s में क्या है, नोड है। तो इस लाइन को बस टच नहीं कराना है, हमेशा s का ग्राफ फिक्स है, चाहे वो 1s हो या 2s हो या 3s हो या 4s हो, ग्राफ ऐसे उठेगा। अब यदि नोड नहीं है तो टच मत कराना, और नोड है तो टच करा के नीचे ले जाओ फिर ऊपर उठा दो। कैसे, अभी मैं थोड़ा समझाता हूं। अब बताओ इसी का स्क्वायर करना है, तो जब इसका स्क्वायर करना है तो ग्राफ ऐसा ही रहेगा, बस वैल्यू ज्यादा रहेगी, लगभग ग्राफ ऐसा ही आएगा। अब ये क्या है, ये बता रहा है कहां से इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्टार्ट हुआ है, कहां से नहीं। तो यार इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से पास से स्टार्ट हुआ है और फिर कहां तक गया है, यहां तक गया है। तो जरा बताना न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना होगा, न्यूक्लियस जहां से स्टार्ट हुआ है उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्लाउड चालू है ना। तो देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां से चालू हुआ, न्यूक्लियस के पास से चालू हुआ, कहां तक गया, एक पीक बनाया, और पीक बना के फिर ऑर्बिटल जब खत्म हो रहा होगा तो टेंस टू जीरो हो रहा होगा। गौर से मेरी बात को समझिएगा, समझाता हूं ठीक से। ये डेंसिटी वाले कर्व है, ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बताता है कहां तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला है। तो जरा देखो न्यूक्लियस के पास डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी ज्यादा होती है, वैल्यू ज्यादा है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर की ओर जाओगे डेंसिटी कम होती जाएगी, वैल्यू कम होती जाएगी। हमने टच क्यों नहीं कराया, क्योंकि नोड नहीं था। टच क्यों नहीं कराया, क्योंकि नोड नहीं था। ये इसका स्क्वायर है, बस ये ध्यान रखो, इसका स्क्वायर यहां बनाना है। अब ये कैसे उल्टा सीधा बना है, इसको मैं समझाता हूं। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां तक फैला है, ये डेंसिटी को नहीं बता रहा है, ये फैलाव को बता रहा है। तो जरा बताना जहां पर न्यूक्लियस है, जैसे मैं हूं, मैं न्यूक्लियस हूं, तो यार इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस जगह से चालू होगा ना, इस जगह थोड़ी होगा। तो इस जगह ये टेंस टू जीरो है, तो यहां से ये स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो देखो यहां से इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट होगा कहां तक जाएगा, ठीक है, बहुत ऊपर तक गया और फिर नीचे आ गया। dr डिस्टेंस यहां से स्टार्ट हुआ dr से और पूरी r पे फैला हुआ है। और जो इसका पीक होता है, इसका पीक रेडियस ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है, a नॉट। इसका पीक जो होता है वो रेडियस ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है, a नॉट,
ठीक है, तो ध्यान रखना ये वाला कर्व क्या है, फैलाव को बताता है, फैलाव को, और ये दोनों क्या है, डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी को। तो 1s का ग्राफ ऐसा आया। अब किसी ने कहा सर जरा 2s का बना दो। अब जरा देखो तुम मेरी बातों को ज्यादा अच्छे से पकड़ोगे जब मैं 2s का ग्राफ बनाऊंगा। अब देखो 2s का बनाते हैं कि 2s का ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ बनाने में सबसे पहले क्या करोगे, रेडियल नोड निकालोगे। रेडियल नोड की वैल्यू n माइनस एल माइनस 1। n कितना है 2, l कितना है 0, ये नोड कितना आया 1। इसका मतलब अब हमें क्या है, एक जगह पे टच कराना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जरा देखो इसका मतलब क्या है, ग्राफ को एक पॉइंट पर एक्स एक्सेस को टच करना है, टच कराना है। ये पॉइंट ये बता रहा है। अब हमने फिर उठाया, फिर वही ग्राफ बनाए, ये साई वर्सेस आर 2s के लिए, ये साई स्क्वायर वर्सेस आर, ये 4 पाई आर स्क्वायर डी आर या प्रोबेबिलिटी फंक्शन वर्सेस आर। अब ग्राफ फिर वैसे ही चालू होगा, फिर वैसे ही चालू होगा। बस आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है भाई। डेंसिटी से चालू हुआ, इस बार हम एक बार उसको नीचे लाएंगे और बस दोबारा मत टच करा देना। क्यों, क्योंकि साई की वैल्यू एक बार 0 है। तो मेरे दोस्त जब एक बार 0 है तो साई यहां पे 0 हो गया। अब तुम इसको फिर से टच करा दोगे तो साई दूसरी बार 0 हो गया ना। यहां तो रेडियल नोड 1 निकल के आया है, तो ग्राफ ऐसा हो गया। अब मान लो 3s का होता तो 2 आते, तो ऐसे नीचे आता, फिर टच करता, फिर ऊपर चला जाता। मान लो किसी ने 3s का बनाया होता तो मेरे दोस्त 3s का कैसे खिंचता, ऐसा क्यों, साई एक बार यहां 0 और साई एक बार यहां 0। साई की 2 वैल्यू आएंगी ना 0 इसमें, रेडियल नोड 2 निकलेंगे। अब बस ये इसको ले जाके ऐसे नीचे कर दो, बट टच ना कराना, बस बन गया। तो हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अच्छा अब इसको बनाओ। अब जब स्क्वायर करोगे तो भैया 0 का स्क्वायर भी 0 होता है। इसका मतलब आपने ग्राफ उठाया, टच कराया और टच करा के फिर ऊपर उठा दिया, बस। अब टच मत करा देना दोबारा। क्यों, साई की वैल्यू तो यहां पर भी एक बार 0 होगी ना, क्योंकि 0 का स्क्वायर करोगे तो भी तो 0 आएगा। मगर जब स्क्वायर किया तो निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो ये वाला ग्राफ उठा के बस ऊपर चिपका दिया है। इस चीज को पकड़ के ऐसे घुमा दो, बस साई स्क्वायर में कुछ नहीं करना। अब ये क्या है, ये तो फैलाव बताता है। तो भैया फैलाव तो हमेशा कहां से चालू होगा, 0 से। ऐसे आया, एक बार टच किया और फिर ऐसे, ये देखो यहां पर साई की वैल्यू 0, और जो सबसे बड़ा पीक बनाओगे उसी को A0 कह देंगे। और ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा पीक सबसे लास्ट वाला बनाइएगा, पहले छोटा। जैसे एक बार नोट आया तो एक बनाया, फिर दूसरा। अब मान लो 2 बार आते तो इससे थोड़ा बड़ा और सबसे बड़ा लास्ट वाला सबसे बड़ा बनाओगे पीक, और उसी का पीक रेडियस ऑफ एटम होता है, उसी का पीक रेडियस ऑफ एटम होता है। तो ग्राफ ध्यान रखिएगा कैसे बनाना, ये फैलाव को बता रहा है। फैलो बेटा फैलो। तो यहां पे तुमने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड था ही नहीं, फिर आया इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और फिर आया, उसने अपनी पीक पकड़ी थी, नीचे आ गया। और ये जो पीक होता है यही, और पीक सबसे लास्ट वाले में बनाइएगा, पहले दूसरे में नहीं, जो सबसे लास्ट हो। नोड के बाद पता चलता है, नोड 1 है तो एक बार टच कराओगे, उसके बाद जो पीक होगा उसको बड़ा बना देना। नोड 1 है तो एक बार टच, नोड 1 है तो एक बार टच। मगर तीनों ग्राफ अलग अलग क्यों है, क्योंकि इसकी प्लस माइनस वैल्यू है, इसकी सिर्फ प्लस है। तो जो इसका ग्राफ होगा वही इसका होगा। बस क्या करना, निगेटिव वाले पार्ट को पकड़ के ऊपर रख देना, बस। जो इसका है वही इसका, बस निगेटिव वाले पार्ट को पकड़ के ऊपर रख दो। और ये तो हमेशा ऐसा ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। इसका ग्राफ सबसे इजी है, ये हमेशा ऐसा ही बनता है। और सबसे वाले को सबसे बड़ा कर दो, जितने नोट हो उतने बार टच कराते जाओ लाइन को। बच्चों ने कहा नहीं सर ऐसे मजा नहीं आएगा, एक और बना दो आप प्लीज। किसका बना दो, मैंने कहा। तो बच्चों ने कहा सर इस बार 2p का बना दो आप। एस का तो आपने काफी बना लिया है, एक बार 2p का बना के दिखा दो। तो मैंने कहा यार ठीक है यार प्यारे बच्चों, आपके लिए तो कुछ भी करेंगे यार। तो देखो रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1 माइनस 1 0, कितने आए, 0 आए रेडियल नोड। अब p ऑर्बिटल होता कैसा है, तो मेरे दोस्तों p ऑर्बिटल ऐसा होता है, 0 नोड है ना,
ये देखो, ये मैंने p ऑर्बिटल ले लिया, ये p ऑर्बिटल है, ऐसा है। अब जरा बताओ कैसा बनेगा, तो इसका फिर से ग्राफ हमने वही खींचे, साई आर साई स्क्वायर आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर डॉट आर या पी आर। अब मेरे दोस्त हमें ग्राफ खींचने हैं, तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो जरा देखो ग्राफ कैसे खींचेंगे। क्या एक बार भी हमें लाइन को टच कराना है? नहीं, क्योंकि रेडियल नोड 0 आया है, तो अब इस लाइन को कहीं पर भी टच नहीं कराना है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जरा बताओ, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, सॉरी, ये न्यूक्लियस है मेरे दोस्त। अब न्यूक्लियस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है? हाई है, 0 है। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे बढ़ रही है ना इसकी यार, पी ऑर्बिटल की, तो 0 है, तो यहां से ग्राफ उठा, ऐसा गया, ऐसे। अब इसको टच नहीं कराओगे, टच नहीं क्यों नहीं कराया? क्योंकि टी साई इक्वल टू 0 है। और ये देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन क्लाउड उठा, फिर बढ़ता चला गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड, फिर बढ़ता चला गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और यहां पे जाके 0 हो गया, ऐसे। अब इसी का स्क्वायर कर रहे हो, तो इसी का स्क्वायर इसी जैसा तो बनेगा यार, बस पी को ऊपर कर दो। अब ये क्या है, फैलाव, फैलाव क्या है, टी इक्वल टू 0 से चालू हो रहा है, फैल रहा है, तो ये तो हमेशा ही ऐसा जाता है। तीनों ग्राफ एक ही जैसे हैं, क्यों? एक ही जैसी सिचुएशन है। मगर यदि यही हम 3p का बनाए, तो 3p का देखो, अब नोड कितने हो गए, n माइनस l माइनस 1, तो 3 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना आया, 1 नोड आया। तो अब यही ग्राफ ऐसा हो जाएगा, साई का r साई स्क्वायर r। अब जरा देखो ग्राफ का पैटर्न चेंज हो रहा है, अब आपको अलग अलग दिखेगा। क्यों दिखेगा, आप जानते हो। जरा देखो, अब हमारे पास एक नोड है, तो ये यहां से उठेगा, कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है, ये यहां से उठेगा, एक बार टच करेगा, फिर उठेगा, ऐसे। क्यों? एक जगह पे साई की वैल्यू 0 दिखानी है ना। देखो यहां पे मैंने एक बात गलत कर दी, ये नीचे की ओर जाएगा ना, क्योंकि इसकी वैल्यू तो प्लस माइनस दोनों होती है, ऐसे। अब ये क्या करेगा, ये एक बार उठा, टच किया, और नीचे जाता नहीं है, तो बस इसी चीज को ऊपर दिखा दो। ये क्या है, ये हमेशा ही ऊपर चलता है, मगर दूसरा वाला पीक ऊंचा बनाओगे, क्योंकि रेडियस ऑफ एटम को भी रिप्रेजेंट कराना है। ये देखो, ये बस बन गया आंसर, ठीक है कि नहीं। ये देखिए, तो ग्राफ कैसे पकड़े जाएंगे वो मैंने बता दिया आपको, कि किस तरह से आप ग्राफ को अप्रोच कर सकते हो। यदि वो डायरेक्ट पूछते हैं कौन किसका ग्राफ है, उसके लिए रेडियल नोड। और यदि क्वेश्चन आ जाए, तो क्वेश्चन तो और रद्दी होता है, और जल्दी हो जाता है। जरा देखो कैसे, उसने कहा सेलेक्ट करेक्ट ग्राफ ऑफ 2s ऑर्बिटल। उनका कहना है कि यार 2s ऑर्बिटल का करेक्ट ग्राफ बताओ। ऑप्शन क्या है, देखो मैं आपके लिए ऑप्शन ला रहा हूं, देखिए। पहला, दूसरा मैंने बताया, तीसरा, चौथा, साई साई साई। अब जैसे ही मैंने देखा 2s का ग्राफ है, तो 2s में जरा नोड निकालो, तो हम सबसे पहले नोड को करेंगे। तो क्या होता है, n माइनस एल माइनस 1, एक नोड है। जैसे ही तुमने देखा कि एक नोड है, वैसे ही तुमने देख लो इसमें क्या नोड है, नहीं, टच ही नहीं कर रहा है। ये टच कर रहा है, नहीं, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है। इसको दो तो हो ही नहीं सकते, इन दोनों में कोई एक है। अब s ऑर्बिटल में शुरुआत में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, ये तो p ऑर्बिटल का है। क्यों? क्योंकि s ऑर्बिटल में शुरुआत में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है।
क्योंकि साई और साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस ऑर्बिटल में तो शुरुआत में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाती है। तो ऊपर से ग्राफ स्टार्ट होगा, नीचे थोड़ी स्टार्ट होगा। तो बस ये आंसर हो गया। तो सेलेक्ट करना तो और इजी है। चलिए अब यार बात क्या करते हैं, ग्राफ बता दिया, रेडियल नोड निकालने बता दिए आपको, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वांटम नंबर की। क्वांटम नंबर क्या है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो मेरे दोस्त, अगला नंबर है हमारा क्वांटम नंबर। अब हम क्वांटम नंबर को डिस्कस करते हैं कि क्या बात होती है और किस तरह से की जाती है। देखो क्वांटम नंबर में एन, एन क्या रिप्रेजेंट करता है, साइज को रिप्रेजेंट करता है, रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको रिप्रेजेंट करता है। कौन, एन। एन इन बातों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल एनर्जी ऑफ सबसेल को भी रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन या सबसेल। ये देखो एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये आप जानते हो। जो बात आप जानते हो उस पर मेरा फोकस कम है। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ एन जो होती है वो एक होल नंबर होती है, एक्सेप्ट 0, 1 2 3 4 5 सो ऑन। और ये किसके सिमिलर होता है, सिमिलर टू बोहर ऑर्बिट। जो वहां ऑर्बिट में बोला गया था, बोहर ने जिसको ऑर्बिट डिफाइन किया गया था, बोहर ने जिसको ऑर्बिट बोला है, उसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला गया है। किसमें, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसीलिए दोनों को एन से रिप्रेजेंट करते हो और दोनों एक जैसे चलते हैं। ये होता है एन। अब हम बात करते हैं एल के। देखो एल क्या होता है, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है एल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जरा ध्यान दो, ये किसको किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, साथ साथ में क्या करता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, कि ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है, किसका, ऑर्बिटल का। और इसकी वैल्यू जो अब हमारे पास काम की बात है, वैल्यू ऑफ एल जो होती है वो n 0 to n-1 तक होती है। वो क्या होती है, 0 to n-1। वैल्यू ऑफ एल जो होती है वो 0 to n-1 होती है। मतलब क्या है, जरा सोचो, गौर समझिए। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 का मतलब ये सेल नंबर 1 है, पहला सेल है, फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल। अब n इक्वल टू 1 है तो l इक्वल टू क्या होगा, 0 to n-1। अब 0 से n-1 तक जाना है तो n-1 0 ही, तो 0 होगा। अब ये क्या, तो जरा गौर समझो, l जो है वो सबसेल को भी रिप्रेजेंट करता है, सबसेल। इसका हिंदी नाम क्या है, सबसेल। हिंदी नाम मतलब L एक न्यूमेरिकल वैल्यू आई, उस न्यूमेरिकल वैल्यू का नॉमेनक्लेचर कर दिया गया सबसेल। सबसेल ये, तो ये 0 सबसेल किसको रिप्रेजेंट करता है, S सबसेल को। किसको रिप्रेजेंट करता है, S सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे। तो ये देखो, तो जब n की वैल्यू 1 होगी तो L की वैल्यू 0 होगी, और L की वैल्यू 0 किस बात को रिप्रेजेंट कर रही है, इस बात को जरा समझो। L की वैल्यू 0 होने का मतलब, देखो L की वैल्यू 1, L की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, ये सब आ सकती है भाई। मैथ्स के हिसाब से देखो, गौर समझिएगा, मैथ्स के हिसाब से देखिए, n क्या हो सकता है, n 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, तो L क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6। क्यों, क्योंकि यदि n इक्वल टू 1 हो सकता है तो L इक्वल टू 0 भी हो सकता है ना, क्योंकि n-1 लिखा है। तो 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 S सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सबसेल है, ये सबसेल है। P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P सबसेल को। D2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, D सबसेल को। 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, H सबसेल को। 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, G सबसेल को। 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, H सबसेल को।
6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो एबीसीडी में जी एच के बाद क्या आता है? आई सब सेल को बताते रहिएगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें से इतने हमें पता है, इन पर हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है, मतलब इतने हम क्या है, इतने के रिस्पेक्ट में हमें एटम पता है, एलिमेंट पता है। मगर मैथमेटिकली हम लोगों ने तो एटॉमिक नंबर 200-400 तक के लिए सॉल्व कर रखा है मैथमेटिकली। तो जरा गौर समझिएगा, एल जो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, वो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। वैल्यू ऑफ एल जो होती है वो 0 to n-1 होती है। वैल्यू ऑफ एल जो होती है वो 0 to n-1 होती है। ठीक है, एल की वैल्यू यदि कहीं 0 लिखी है तो इसका मतलब तुम समझ लेना वो एस सबसेल की बात कर रहा है। एल की वैल्यू 1 लिखी है इसका मतलब वो पी सबसेल है। एल की वैल्यू 2 लिखी है इसका मतलब वो डी सबसेल है। एल की वैल्यू 3 लिखी है इसका मतलब वो एफ सबसेल है। एल की वैल्यू 4 लिखी है इसका मतलब वो जी सबसेल है। अब जरा देखो, पहले सेल में सिर्फ एक सबसेल होता है, एस सबसेल। किसी ने कहा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? जरा देखो मैथमेटिकली वैल्यू इतनी निकल के आई है, पहले सबसेल में सिर्फ एस सबसेल होगा। इसी वजह से प्यारे बच्चों तुम 1s भरते हो, 1p क्यों नहीं भरते हो? क्योंकि मैथ्स वाले भैया ने मना किया है, क्योंकि n इक्वल टू 1 होगा तो l इक्वल टू सिर्फ 0 होगा, दूसरी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, और दूसरी वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो कैसे p भर दोगे? इसीलिए हमेशा 1s में सिर्फ 1s भरा जाता है, 1p कभी नहीं भरा जाता। क्यों? क्योंकि है ही नहीं। अब दूसरा सबसेल लो, यदि हम दूसरा सेल ले लें तो सेकंड सेल, जब सेकंड सेल लोगे तो l की वैल्यू कितनी आएंगी? 0 1, 0 से काउंट करो और n-1 तक जाओ तो 2 आएंगी। इसको आपने क्या नाम रखा है? इसका नाम रखा है आपने एस सबसेल, और इसका क्या नाम रखा है? इसका नाम रखा है आपने पी सबसेल। इसी वजह से आप कहते हो कि दूसरे सेल में एस होता है और पी होता है। तुमसे कभी दूसरे सेल में डी भरा? तुमने 2d क्यों नहीं भरा? ऐसा थोड़ी होता है कि कुछ भी भर देंगे। 2d क्यों नहीं भरा? क्योंकि 2d होता ही नहीं है। देखो l की वैल्यू कितनी आई है? 0 1, और 0 वाले को s कहते हैं, 1 वाले को p कहते हैं। 2 आया ही नहीं है तो कैसे भर देंगे? ठीक है ना? तो दूसरे सबसेल मतलब दूसरे n इक्वल टू 2, यदि सेल नंबर 2 है तो उसमें सिर्फ 2 ही सबसेल होते हैं, s और p, s और p 2 ही सबसेल होते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरे दोस्त? अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, इस बात को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। तो देखो, यदि आप डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, वैल्यू ऑफ l वैल्यू ऑफ n के बराबर होता है। n इक्वल टू 1 है तो l की कितनी वैल्यू निकल के आई है? 1। वैल्यू नंबर ऑफ वैल्यूज, 0 तो उसका एब्सोल्यूट नाम है। कितनी वैल्यू निकली? कितनी वैल्यू निकली है? 1। n इक्वल टू 2 है तो l की देखो कितनी नंबर निकल के आए हैं? 2। तो l की उतनी ही वैल्यू निकलती है जितना n होता है। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ n। 2 है तो 2 वैल्यू निकलती है, 4 है तो 4 वैल्यू निकलती है। अब जरा देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद m। m क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देखो यार, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग जेड एक्सेस। जेड एक्सेस का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है? m है। m क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड एक्सेस। l जो था वो पूरे एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि x y z 3 एक्सेस होंगी ना, मगर जो m होता है वो सिर्फ एक एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, जेड एक्सेस को। ये भी ओरिएंटेशन ऑफ उसको रिप्रेजेंट करेगा, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को। इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो गौर समझिए, वैल्यू ऑफ m इक्वल टू -L2 प्लस L। आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों बातें एक ही होती हैं, बस हम लोग जर्नली लिखते ऐसा है, नहीं तो दोनों में से चाहे जो लिखो कोई गलत नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली दोनों सही है, चाहे -L से +L चले जाओ, चाहे +L से -L चले जाओ, मगर हम लिखे हो आप समझ जाओ, इसलिए हम लोग हमेशा ये वाला प्रीफर करते हैं। तो प्रेफरेंस ये है, मगर गलत नहीं है, वो भी सही है। ठीक है, ध्यान दो। अब कितनी वैल्यू होंगी? नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 2l + 1। मतलब
जरा समझो, यदि n इक्वल टू 2 है तो l इक्वल टू कितना होगा? n इक्वल टू 2 है तो l इक्वल टू मेरे दोस्त कितना होगा? 0 और 1। 0 से n माइनस 1 तक जाते हैं ना, तो 0 से n माइनस 1 तक जाते हैं तो n इक्वल टू 2 है तो बस एक पीछे तक चले जाओ, 0 1। n इक्वल टू क्या होगा? अब यहां से जरा बच्चों बात समझिएगा, हर एक l की वैल्यू के लिए, हर एक l की वैल्यू के लिए m की वैल्यू होती है माइनस l से प्लस l। हर एक l की वैल्यू के लिए m की वैल्यू होती है माइनस l से प्लस l। तो l की दो वैल्यू है, एक ये एक ये। इसके लिए माइनस l से प्लस l जाओ, माइनस 0 0 प्लस 0। क्या तीनों में कोई डिफरेंस है? नहीं, इसी वजह से इस पूरे को मिला के आप लिखते हो 0। इसके लिए जाओ तो इसमें डिफरेंस है माइनस l माइनस 1 0 प्लस 1। क्या इन तीनों में डिफरेंस है? यस, इसीलिए इनको अलग अलग लिखते हो। तो इसीलिए आप बोलते हो m इक्वल टू आया 0, इस l के लिए कि सिर्फ एक वैल्यू आई 0, और इसके लिए तीन वैल्यू आई माइनस 1 0 प्लस 1। और यही हमारे क्या होते हैं? आर्बिटल होते हैं। यही हमारे क्या होते हैं? आर्बिटल के नाम। इसी को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से बना के देते हैं। और ये देखो तीन वैल्यू आई है तो तीन स्क्वायर ब्रैकेट, एक वैल्यू आई है तो ये क्या था? l इक्वल टू 0 किसके लिए था? s। तो फिर ये s का आर्बिटल आया, वो s सबसेल है, ये इसका आर्बिटल है। जरा समझो, ये क्या है? p सबसेल है। और p सबसेल में कितने आर्बिटल आए? तीन वैल्यू आई ना, तो p सबसेल में तीन आर्बिटल आए, तीन आर्बिटल आए। कौन कौन से? px py pz। अब मेरी बात गौर समझिएगा, जीरो वाले को बोला जाता है pz, और इन दोनों में से कौन +1 है कौन -1 है आज तक डिफाइन नहीं है। ध्यान रखिए, px में से कोई एक +1 है, py में से कोई एक -1 है। ये कभी नहीं कह सकते हो कि px इक्वल टू +1 और py इक्वल टू -1, ये गलत बात है। सिर्फ z एक्सिस डिफाइन है, मतलब z एक्सिस की वैल्यू बताई जाती है और किसी की वैल्यू नहीं बताई जाती है। तो pz वाला 0 है, 0 किसकी वैल्यू है? pz वाले की। px की वैल्यू 1 है या -1 है ये पता नहीं है, मगर ये जरूर पता है इन दोनों में से किसी एक को +1 बोलना है, किसी एक को -1 बोलना है। मगर ये डिफाइन नहीं है कि पता चला झोंक में बताया करो कि px इक्वल टू +1 और py इक्वल टू -1, ऐसा कुछ नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये पूछे जाते हैं। तो ये अभी तक डिफाइन ही नहीं हुआ है कि px और py में से कौन +1 है कौन -1। सिर्फ pz पता है कि pz की वैल्यू 0 होती है। तो जरा जरा गौर से मेरी बात को समझो, l इक्वल टू 2 है तो l इक्वल टू 0 1। क्यों? क्योंकि 0 से -1 तक जाना है। 0 क्या बता रहा है? s सबसेल। 1 क्या बता रहा है? p सबसेल। p सबसेल के बाद m आए, m ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, -0 0 प्लस 0, ये सब मिलके एक ही बात हुई 0। तो s सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होगा। p सबसेल में तीन वैल्यू आई तो तीन ऑर्बिटल होंगे और तीनों की एनर्जी सेम होगी। एक का नाम -1 है, एक का नाम 0 है, एक का नाम +1 है। अब इसी नंबर को हमने न्यूमेरिकल नंबर को नॉमेनक्लेचर किया, तो 0 वाले को बोला pz क्योंकि ये z एक्सेस में आता है। और इन दोनों में कौन +1 है कौन -1 ये आज तक डिफाइन नहीं है और आगे भी नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा। अब जरा देखो यार, यदि हमारे पास l इक्वल टू 2 हो तो m की वैल्यू क्या आएंगी? m की वैल्यू आएंगी -2 -1 0 +1 +2। अब जरा देखो ये क्या है, तो इसका मतलब यहां पे कितने ऑर्बिटल हैं? 5 ऑर्बिटल आएंगे। क्यों? क्योंकि ये d सबसेल है। तो d सबसेल में मेरे दोस्त कितने ऑर्बिटल हुए? 5 ऑर्बिटल हुए, क्योंकि 5 वैल्यू आएंगे ना। ठीक है, ये देखो इसमें भी क्या होता है? dz² 0 होता है, dxy और d, जरा देखो dxy dx² y², dzx और dzx और dyz। ये देखो अब ये 0 है, इन दोनों में से कोई +2 -2 है, इन दोनों में से कोई +1 -1 है। डिफाइन नहीं है मगर कि कौन +1 -1 है और कौन क्या है। तो इस बात का जरा ध्यान रखिए। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की, s। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? ये वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम है अलोंग z एक्सिस। ये क्या है? वैल्यू ऑफ
एंगुलर मोमेंटम है, मोमेंटम है अलोंग जेड एक्सेस। दो एक्सेस है ना, तो प्लस की साइड गई एस, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है प्लस हाफ, और दूसरी साइड की वैल्यू है माइनस हाफ। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब प्लस हाफ माइनस हाफ, ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है जेड एक्सेस के अलाउंग। और जेड एक्सेस क्या होगा, एक प्लस जेड एक्सेस होगा, एक माइनस जेड एक्सेस होगा। तो प्लस जेड एक्सेस की रिलेटिव वैल्यू ये है और माइनस जेड एक्सेस की रिलेटिव वैल्यू ये है। ऐसा नहीं होता है कि भैया सीधा भरा है तो प्लस हाफ, उल्टा भरा है तो माइनस हाफ, फर्जी चीजें हैं ये सब। तो जरा गौर से समझिए, एस क्या है, वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम है अलोंग जेड एक्सेस, ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट प्लस हाफ माइनस हाफ। और ये कैसे, जर्नली क्या होता है, जर्नली हम लोग ये करते हैं, ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है कि जो प्लस हाफ होता है क्लॉकवाइज को हम प्लस हाफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और माइनस को हम माइनस हाफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस हाफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और क्लॉकवाइज को हम प्लस हाफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब मेरे दोस्त यार मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, काम की बातों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, ये हमारे काम की बात आई है, जल्दी से इसको डिस्कस किया जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। जरा देखो क्या है ये, समझाता हूं। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, एटम में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या है। जैसे ये तो सब लोग समझ गए कि न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही तो होता है भाई, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मेरे दोस्त ये बताओ कि वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैसे फिल किए जाएंगे, कैसे नहीं फिल किए जाएंगे, इन बातों पर डिस्कशन करते हैं। तो जरा देखो, एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने के लिए हमें तीन बातें पढ़नी पड़ती है। एक पढ़ना पड़ता है आप बहु प्रिंसिपल, एक पढ़ना पड़ता है हुन्स रूल, और एक पढ़ना पड़ता है पॉलीज। तीन चीजें पढ़नी पड़ती है। कौन कौन क्या क्या बताता है मैं बता रहा हूं। देखो रूल तो आपको पता ही है, मगर बस आप उनको जानते अच्छे से नहीं हो, तो मैं बताता हूं ये क्या बताता है। ये बताता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सबसेल। ये सबसेल में इलेक्ट्रॉन भरने को बताता है कौन, अबव प्रिंसिपल। ये क्या बताता है, ये बताता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम सबसेल। एक ही सबसेल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे वो ये बताता है हुन्स रूल। पॉलीज क्या बताते हैं, ये बताते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे ये बात बताते हैं कौन, पॉलीज। कैसे कैसे बताते हैं इस बात को हम एक एक करके समझाते हैं, ठीक है कि ये सब क्या बताते हैं। तो सबसे पहले समझो किसका क्या मीनिंग है, कौन क्या बताना चाहता है। अब वो प्रिंसिपल ये बताता है कि यार हम सबसेल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, ठीक है। और हुन्स प्रिंसिपल ये बताता है कि यदि एक सबसेल है तो उस सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की ग्रेडिंग कैसे की जाए, जैसे पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कब कहां कैसे भरा जाए। और पॉलीज बताते हैं कि एक ऑर्बिटल में यदि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसे भरा जाए। उसको कैसे बताया जाता है एक एक करके बताता हूं, गौर समझिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी अबाउट प्रिंसिपल की। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, गौर समझिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल। सबसेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ये बात इन्होंने बताई। और इसके लिए इन्होंने कहा यार एनर्जी का ऑर्डर कैसे पता चलेगा। तुमने ये बात तो बता दी कि भैया इलेक्ट्रॉन को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरेंगे, तो लोगों ने कहा भैया सबसेल की एनर्जी तो हमें निकालना आता ही नहीं है, कैसे निकालेंगे। तो इन्होंने बताया
n प्लस एल रूल, n प्लस एल रूल। रूल नंबर 1, एनर्जी ऑफ सबसेल, एनर्जी ऑफ सबसेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ n प्लस एल। n प्लस एल की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। दूसरा रूल, इफ n प्लस एल इक्वल टू कांस्टेंट, यदि कहीं n प्लस एल की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए तब क्या करोगे? तब इन्होंने बताया कि एनर्जी ऑफ सबसेल जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वैल्यू ऑफ n के। फॉर एग्जाम्पल जरा देखो, इन्होंने ये बताया कि यदि ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है, ये 3p है, ये 4s है, ठीक है, ये 4p है, ये 4d है, ये 5s है। ठीक है, अब इनकी एनर्जी का ऑर्डर लगाओ, तो बस लगा दो यार दोस्त। कैसे लगाओगे? n प्लस एल रूल से। अब n प्लस एल की वैल्यू निकालो। n क्या होता है? ये। l क्या होता है? ये। तो देखो हम सबकी लिखते जा रहे हैं। n क्या है? 1 2 2 3 3 4 4 4 5। n क्या होता है? आगे वाला नंबर। l क्या है? s के लिए 0, s के लिए 0, p के लिए 1, s के लिए 0, p के लिए 1, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, s के लिए 0। पीछे पढ़ाई है। अब सम निकालो, n प्लस एल सम, दोनों का सम 1, दोनों का सम 2, दोनों का सम 3, दोनों का सम 3, दोनों का सम 4, दोनों का सम 4, दोनों का सम 5 6 5। अब एनर्जी का ऑर्डर लगा दो, तो सबसे ज्यादा जिसकी n प्लस एल वैल्यू उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे छोटा कौन है उसके हिसाब से लगाओ। सबसे कम वैल्यू किसकी है? 1s की। फिर इसके बाद वैल्यू किसकी है? 2s की। फिर इसके बाद कौन है? 3। ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो पहला रूल तो अब लग नहीं पाएगा। दूसरे रूल में आओ, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। तो n किसका बड़ा है? 3s का। तो पहले 2p आएगा फिर 3s आएगा। आगे बढ़ो, फिर कितना आ रहा है? 4 2 का आ रहा है। दोनों की एनर्जी बराबर होगी पहले रूल से। दूसरे रूल के हिसाब से n किसका बड़ा है? 4s का बड़ा है, तो इसका मतलब 3p लिखा जाएगा फिर 4s लिखा जाएगा। अब 4s के बाद किसकी एनर्जी? 4p की भी 5 है, 5s की भी 5 है। n किसका बड़ा है? 5s का। और 4d कितना आया? 6। ये 5s है यार, 5s 4d। अब यार इसी में इलेक्ट्रॉन लाइन से भरते चले जाओ, आप बाउ प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप बाउ प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया। तो दोस्त हमें क्या करना होता है? हमें इस तरह से एनर्जी का ऑर्डर लगाना होता है। पहला बात पॉइंट ये कि जब भी एनर्जी की बात करें तो हमें ये 2 रूल लगाने हैं और इस तरह से एनर्जी निकाल लेनी है। अब दूसरी बात आती है कि इन पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो दोस्त यार इन पर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जरा देखो, यदि किसी एनर्जी लेवल के लिए n प्लस एल की वैल्यू 4 है फॉर एनी एनर्जी लेवल, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट हाउ मैनी सबसेल, अगला हाउ मैनी ऑर्बिटल, नेक्स्ट हाउ मैनी टोटल इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने 3 क्वेश्चन बनाए। हाउ मैनी सबसेल प्रेजेंट इन n प्लस एल इक्वल टू 4 एनर्जी लेवल, हाउ मैनी ऑर्बिटल प्रेजेंट इन n प्लस एल इक्वल टू 4 एनर्जी लेवल, हाउ मैनी टोटल इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन n प्लस एल इक्वल टू 4 एनर्जी लेवल। 3 क्वेश्चन बना दिए, बताओ। तो जरा देखो इसको कैसे करोगे। वो कह रहा है n प्लस एल इक्वल टू 4 एनर्जी लेवल है, तो मेरे दोस्तों बताइए कि
कितने सबसेल होंगे इस एनर्जी लेवल में, कितने ऑर्बिटल होंगे इस एनर्जी लेवल में, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो कैसे करते हैं, n प्लस एल इक्वल टू 4 आ रहा है, तो बता सकते हो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। या तो एक पॉसिबिलिटी मैथमेटिकली ये कि ये 0 हो, ये 4 हो, या ये 1 हो, ये 3 हो, ये 2 हो, ये 2 हो। भाई मैथमेटिकली कितनी पॉसिबिलिटी है, यही तो पॉसिबिलिटी है सम 4 आने की। देखो यार, सम 4 आने की पॉसिबिलिटी काउंट कर रहे हो आप, तो सम 4 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, यही तो है मेरे दोस्त, है कि नहीं। 0 4 1 3 2 2 3 1 और 4 0। अब इसमें से कौन कौन पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू कभी 0 होती नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मैथ के हिसाब से सही है, केमिस्ट्री वाले इसको मना कर देंगे, ठीक है। ये भी पॉसिबल नहीं है। किसी बच्चे ने कहा क्यों, क्योंकि आप कहते हो कि l की वैल्यू जो होती है 0 to n-1 होती है, यही तो होती है। इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो वैल्यू ऑफ l है वो कभी भी n से बड़ी नहीं हो सकती, वो हमेशा n से छोटी ही होगी। वैल्यू ऑफ l ऑलवेज लेस देन वैल्यू ऑफ n, इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो, है कि नहीं प्यारे बच्चों, बताओ। ये ऑलवेज होगा, चेक करो। क्यों, क्योंकि तुम कह रहे हो l की वैल्यू जो है 0 to n-1 तक है, इसका मतलब l की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, n-1। तो जब मैक्सिमम वैल्यू n-1 है तो l की वैल्यू 3 कैसे आ सकती है और n की वैल्यू 1 कैसे आ सकती है। इसका मतलब ये वाला एनर्जी लेवल भी मैथ्स के हिसाब से सही है, केमिस्ट्री के हिसाब से सही नहीं है। ये वाला एनर्जी लेवल भी गलत है, क्यों, क्योंकि l की मैक्स वैल्यू n-1 है। अब ये वाला सही है, क्यों, n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1 हो सकता है, क्योंकि ये 0 से चलता है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है n-1, तो लिमिट 0 से n-1 है, n इक्वल टू 3 है तो 1 हो सकता है। अच्छा ये भी पॉसिबल है क्योंकि ये 0 से चलता है, दो पॉसिबल है। अब बताओ n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1 क्या होता है 3p, n इक्वल टू 4 s l इक्वल टू 0 क्या होता है 4s। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो 6, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो 2। तो पूछ क्या कर रहा है, हाउ मेनी सबसेल, कितने सबसेल पॉसिबल है 2, एक 3p और एक 4s। हाउ मेनी ऑर्बिटल 4, क्यों, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, s में 1 ऑर्बिटल होता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो भैया टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, p में 6 s में 2। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो जब वो कहे कि यार n प्लस एल इक्वल टू 5 एनर्जी लेवल में कितना क्या क्या क्या, तो सबसे पहले मैथ्स लगाओ, मैथ्स लगाने के बाद केमिस्ट्री लगाओ। केमिस्ट्री में दो बातें लगाओ, पहला वैल्यू ऑफ एल जो है वो ऑलवेज वैल्यू ऑफ एन से कम होनी चाहिए, बस ऐसे लगाओगे सब सटल हो जाएगा। और फिर उनके नाम लिख दो, n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1 किसके लिए होता है p के लिए, इसका मतलब ये 3p है। l इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 0, इसका मतलब ये किसके लिए होता है 4s के लिए, 4s लिख दिया और इस तरह से मैंने लगा दिया। तो इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना दोस्तों, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है कि हाँ यार सर इस तरह क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। और इसी जगह पे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जरा देखो आप अच्छे से, सेलेक्ट करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर। इस तरह का क्वेश्चन खूब पेपर में आता है। उन्होंने ऐसे ही लिख दिया n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 3 m इक्वल टू -2 s इक्वल टू +12। मैंने कहा ठीक है, n इक्वल टू 2 l इक्वल टू -1 m इक्वल टू -2 s इक्वल टू +12। सी n इक्वल टू 2 l इक्वल टू -1 m इक्वल टू 0 s इक्वल टू -12। डी n इक्वल टू 3 s इक्वल टू s इक्वल टू, ये माइनस तो होता ही नहीं है ना बच्चों, 1 1 और 1 m इक्वल टू -2 s इक्वल टू +12। अब इसमें से पूछा जा रहा है कौन करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर है। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो जरा गौर से ध्यान रखना कॉन्सेप्ट क्या लगाना है।
आधा कॉन्सेप्ट मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, आधा बता देता हूं, तो मैं पूरा एक साल लिख देता हूं। पहला, वैल्यू ऑफ एल ऑलवेज लेस देन वैल्यू ऑफ एन, पहला रूल तो ये लगाओ। दूसरा, वैल्यू ऑफ एल बराबर हो सकता है लेस देन एंड इक्वल टू, एक मिनट साइन लगा देता हूं, लेस देन एंड इक्वल टू का साइन, वैल्यू ऑफ एम। जरा देखो गौर से मेरी बात समझिए, एल की वैल्यू हमेशा एन की वैल्यू से छोटी होगी, पहला रूल। दूसरा रूल, वैल्यू ऑफ एल जो होगी या तो वो एम के बराबर होगी या एम से बड़ी होगी, एम से छोटी नहीं हो सकती है, ध्यान रखना, एम से छोटी नहीं हो सकती है। अब इस दोनों रूल को लगा दो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व। एन इक्वल टू 3, एल इक्वल टू 3 पॉसिबल ही नहीं है। एल की वैल्यू एम की वैल्यू से हमेशा छोटी होगी, रूल नंबर 1 का वायलेशन है, कट कर दो। एन इक्वल टू 2, एल इक्वल टू 1, रूल नंबर 1 फिट बैठ रहा है। अब दूसरे में आ जाओ, एम की वैल्यू जो है एल की वैल्यू से कभी बड़ी नहीं हो सकती, या तो बराबर होगी या छोटी होगी। यहां पर देखो वैल्यू बड़ी है, 2 लिखा है, साइन मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, साइन मत देखिए तो ये भी गलत है। n इक्वल टू 2, एल इक्वल टू 1, रूल नंबर 1 अप्लीकेबल है, रूल नंबर 2 भी अप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि m की वैल्यू l की वैल्यू से छोटी है और वहां छोटी हो सकती है, s अपने को देखना ही नहीं है, सही है। अब ये देखो n इक्वल टू 3, एल इक्वल टू 1, बिल्कुल सही है, रूल नंबर 1 वैलिड है, मगर रूल नंबर 2 वैलिड नहीं है। m की वैल्यू 2 है और यहां 1 लिखा है, m की वैल्यू ऑलवेज l की वैल्यू से छोटी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट साइन लेना है, ठीक है, विदाउट साइन। ये देखो, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो इस कॉन्सेप्ट से 2 मिनट में हो जाएंगे, इतना सा भी टाइम आपको नहीं लगेगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करें। अब आपका मन कर रहा होगा कि सर होम्स रूल बता दो, तो जरा देखो यार, अब हम लोग बिल्कुल किनारे पहुंच गए हैं, 2 मिनट में हम लोग का चैप्टर खत्म होने को है, तो जरा देखो होम्स रूल को भी समझा देता हूं, गौर से समझिएगा कि होम्स रूल क्या है। होम्स रूल मैंने बताया कि सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने को कहता है, और ये बताता क्या है, ये इतनी सी बात बताता है, मैक्सिमम सिमेट्री। वो कहता है कि मैक्सिमम सिमेट्री बनाओ। मैक्सिमम सिमेट्री का मतलब होता है 1 डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फिल करना, 1 डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन अरेंज करना, वो डायरेक्शन चाहे कोई भी हो। फॉर एग्जांपल जरा देखो, किसी ने कहा पी में इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरे जा सकते हैं, तो पी में ये भरा है तो भी ठीक है, ये भरा है तो भी ठीक है। किसी ने कहा पी में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने के कितने रास्ते हैं, P2 फिल कर रहा हूं, आप बताइएगा कौन कौन सही है कौन कौन गलत है। बहुत सारे एग्जांपल उठा रहा हूं, पी में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने के कितने रास्ते हैं होम्स रूल के हिसाब से। बताना मेरे प्यारे बच्चों, देखते जाओ और नोटबुक में कॉपी पे टिक करते जाओ कि कौन कौन से रास्ते सही हैं। देखो बच्चों, अब आपको गौर से बात बताता हूं, हुन्स रूल का कहना क्या है। हुन्स रूल का कहना है कि पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करने का मतलब पहले मैक्सिमम सिमेट्री बनाओगे, पहले मैक्सिमम सिमेट्री बनाओगे देन पेयरिंग करोगे। उनका कहना यह है कि पहले मैक्सिमम सिमेट्री बनाओगे। सिमेट्री बनाने का मतलब वो क्लॉकवाइज ही भरे जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी भरे जा सकते हैं। जैसे ये बिल्कुल सही भरा है, इन तीनों की एनर्जी सेम है, तो तीनों की एनर्जी सेम है तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें डालो या इसमें डालो या इसमें डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो इन जनरल हम लोग 1 2 3 डालते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन चाहे जहां डालो, तीनों की एनर्जी सेम है, बस डायरेक्शन चेक करनी कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ये देखो, ये भी सही है, ये भी सही है। ये सही क्यों है कि दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड है ना, तो ये थोड़ी किसी ने कहा है कि पहले अपवर्ड बढ़ा जाता है, सिमेट्री होनी चाहिए। तो डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड चलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी सही है, क्यों, इन तीनों की एनर्जी सेम है, तो चाहे पहला जिसमें डालो दूसरा जिसमें डालो,
ऐसा कुछ नहीं है, चाहे जहां इलेक्ट्रॉन डालो। ये भी सही है, सारे सही भरे। ये गलत है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम सिमेट्री बनाने को उन्होंने कहा था। ये सिमेट्री मैक्सिमम कहां है? ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड? या तो दोनों डाउनवर्ड होने चाहिए या दोनों अपवर्ड होने चाहिए। ये गलत है, मैक्सिमम सिमेट्री बनानी है। यहां अभी ये खाली पड़े हैं, पहले सिंगल सिंगल करके मैक्सिमम सिमेट्री बनाओ, देन डबलिंग करोगे, ठीक है, देन डबलिंग करोगे। तो इस बात को जरा ध्यान रखें, ठीक है, कि हमें करना क्या है। तो हुन्स रूल ने क्या बताया, जरा समझ पा रहे हो? सबसे पहले क्या होगा, मैक्सिमम सिमेट्री बनाओगे वन डायरेक्शन में, ठीक है। और यदि ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो चाहे जहां इलेक्ट्रॉन भरो, पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे भर लो, ऐसे भर लो, या ऐसे भर लो, या ऐसे भर लो, या ऐसे भर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे सही है। बस ऐसा नहीं चलेगा, डायरेक्शन बनाने के लिए सारे अपवर्ड हो या सारे डाउनवर्ड हो, ये पॉसिबल है। पहला आप चाहे जहां भरो, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि उनकी एनर्जी दोस्त क्या है, उनकी एनर्जी दोस्त क्या है, सेम है। तो यदि उनकी एनर्जी सेम है तो आप चाहे जैसे भर लें, ठीक है। ये बात किसने बताई थी? हुन्स ने बताई थी। तो हुन्स ने एक सबसेल में इलेक्ट्रॉन भरना सिखाया है कि सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे। एक, क्योंकि एक सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, कहीं 5 ऑर्बिटल है, उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, ये हुन्स भाई साहब ने बताया। और उसका उन्होंने एक ही रूल बताया है कि सबसे पहले सिमेट्री बनानी है। अब सिमेट्री चाहे अपवर्ड बनाओ चाहे डाउनवर्ड बनाओ, पहला दिमाग में पॉइंट ये रखो, चाहे अपवर्ड बनाओ चाहे डाउनवर्ड बनाओ, सिमेट्री बनानी है। दूसरा पॉइंट दिमाग में ये रखो कि सबकी एनर्जी सेम है, तो चाहे जहां से भरना शुरू करो, इधर से भरो, इधर से भरो, इधर से भरो, जो मान हो भरो, सबकी एनर्जी सेम है ना, तो सब चाहे जहां से भर लो। ऐसा कुछ नहीं होता है कि इधर से इधर की ओर भरते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब मैक्सिमम सिमेट्री बन जाए, मैक्सिमम सिमेट्री बनने का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, देन डबलिंग करोगे। हुन भाई साहब ने ये बताया था। अब बात आते हैं पॉलीज। पॉलीज ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऊपर से एक अपवर्ड डायरेक्शन, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। पॉलीज ने क्या बताया? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दोनों को दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं फिल हो सकते। मतलब ये गलत है, ये गलत है, ये पॉसिबल है, ऐसा, या फिर ये पॉसिबल है, ये गलत है, सेम डायरेक्शन है, ये गलत है, सेम डायरेक्शन है, पॉली के हिसाब से ये करो या ये करो। किसी भी एक ऑर्बिटल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। इसी को कहा जाता है पॉलीज रूल। क्या कहता है पॉलीज रूल? आप लोगों ने ऐसे पढ़ा है कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। इसका मतलब यही होता है, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, इसी को पॉलीज रूल कहते हैं ना। तो उसका मतलब यही है, यदि अपवर्ड नहीं भरोगे तो 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाएगी। जैसे इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो, चारों क्वांटम नंबर सेम आएंगे, इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो, चारों क्वांटम नंबर सेम आएंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्तों बात समझ पा रहे हो क्या करना है? ठीक, तो अब हम लोगों ने क्या किया, टॉपिक पूरा खत्म कर लिया है। आपका काम है इसको अच्छे से रिवाइज करना, क्वेश्चन अच्छे से करिएगा और बातों को अच्छे से रिवाइज करें, क्वेश्चन करें, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें और सदा सुखी रहें। ऑल द